हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपकी जो दोनों बुक हैं उन दोनों बुक में जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये वाली वीडियो बनाई थी क्लास 12 सोशियोलॉजी रिवीजन नाम से, तो इसमें आपकी दोनों बुक के सारे चैप्टर कवर हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कवर हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से, पीडीएफ नोट्स आपको यहां प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, कोई क्वेश्चन है तो आप हमको यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट बुक है भारतीय समाज, इसमें टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। सेकंड जो चैप्टर है वो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। थर्ड चैप्टर जो है वो है सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। फोर्थ जो आपका चैप्टर है वो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। ठीक है, तो ये टोटल आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं इस बुक से। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है जनसांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। तो जनसांख्यिकी को आप डेमोग्राफी भी कहते हैं, और डेमोग्राफी जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और ग्राफीन। ठीक है, तो डेमोस का अर्थ होता है लोग, और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन, यानी लोगों का वर्णन। तो आप कह सकते हैं कि जनसांख्यिकी का अर्थ हुआ जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी एक क्षेत्र की जनसंख्या का अच्छे से अध्ययन करना जनसांख्यिकी कहलाता है। तो किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जन्म, मृत्यु, प्रवास, लिंग अनुपात, आयु संरचना, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है कि भाई एक क्षेत्र के अंदर जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है ना, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, ठीक है ना, किसी क्षेत्र में लिंग अनुपात क्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितना पुरुष है, ठीक है ना, और आयु संरचना क्या है, कितने आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं। तो इन सब चीजों का अच्छे से अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं, तो जनसांख्यिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है आपकी आकारिक जनसांख्यिकी। तो इसके तहत आप देखेंगे जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है कि एक क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का आकार कितना है, ठीक है ना, और किस तरह से लोग रह रहे हैं। सेकंड आता है आपका सामाजिक जनसांख्यिकी, यानी एक क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या रह रही है, उनका समाज कैसा है, ठीक है ना, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी, यानी किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक पक्ष क्या है, यानी किस तरह से लोग अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस के जनसांख्यिकी सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो माल्थस ने जो अपना जनसांख्यिकी का सिद्धांत दिया था वो क्या था, ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें। तो देखिए, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत उनके जनसंख्या विषयक निबंध, तो उन्होंने एक निबंध लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में उनका ये एसे था, में स्पष्ट किया गया है, और यह एक निराशावादी सिद्धांत है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी एक एसे लिखा था 1798 में, उसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, और इसे जो है लोग निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माल्थस का कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। तो वो कहते हैं भाई मनुष्य जो है वो अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जैसे देख लीजिए, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16 से 32, ठीक है, देख रहे हैं, डबल करते जाते हैं। वहीं मनुष्य के भरण पोषण के संसाधन, यानी मनुष्य अपनी जनसंख्या तो तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो संसाधन है वो अधिक तेजी से नहीं बना पाते। ठीक है, यानी आप देखेंगे जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32 देख रहे हैं, डबल होती जा रही है, और वहीं आप देखते हैं कि जब भरण पोषण संसाधन है जिनसे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं, वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन संसाधन जो है वो बहुत धीमी तेजी से वो बढ़ा पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए मनुष्य सदा ही आप देखेंगे गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या वृद्धि से पीछे रहेगी। तो कहते हैं भाई जब लोग ज्यादा होंगे और संसाधन कम होंगे तो जनसंख्या किस में जीवन व्यतीत करेगी, गरीबी में जीवन व्यतीत करेगी। कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जो संसाधन है उन पर दबाव ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगी, गरीबी फैलेगी। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि दर से सदा आगे रहती है, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो वो कहते हैं भाई गरीबी और जो भी आर्थिक समस्याएं अगर उनको आपको दूर करना है तो उसका एक ही उपाय हो सकता है, वो है अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करो। अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाएगा
तो समाज हमेशा गरीबी और लाचारी में ही बीतेगा, उनकी समृद्धि कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये माल्थस ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, जनसांख्यिकी सिद्धांत था उनका ये। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो कहते हैं भाई जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो कहते हैं दो प्रकार हैं, दो प्रकार से आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो भाई प्राकृतिक अवरोध के कारण जनसंख्या नियंत्रित होगी, यानी अकाल पड़ेगा किसी क्षेत्र में, बाढ़ आएगी, भूकंप, महामारी, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि भाई कृत्रिम अवरोधक के द्वारा भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी बड़ी उम्र में विवाह करेंगे, तो बड़ी उम्र में विवाह करेंगे, लोग समझदार होंगे, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। ठीक है। यौन संयम रखना चाहिए लोगों को अपने ऊपर। ठीक है, समस्याओं को समझना चाहिए कि भाई अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो भविष्य में जो है समस्याएं हो सकती हैं, तो यौन संयम रखने के लिए कहा। ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा कि भाई ब्रह्मचर्य अगर पालन किया जाएगा तो अपने आप जो होंगे बच्चे कम पैदा होंगे। गर्भ निरोधक उपाय या कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए और उनका सेवन किया जाए जिससे जो है जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये कुछ उपाय, यानी दो तरह के उपाय बताए गए हैं कि भाई इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के तीन बुनियादी चरण होते हैं। तो ऐसा बताया गया था भाई जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो तीन चरणों में हुई थी, तो उसे ही क्या कहा जाता है भाई, जनसांख्यिकी संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप जो प्रथम चरण था उस समय आप देखेंगे समाज जो था वो अविकसित था, तो इसलिए क्योंकि समाज अविकसित था, लोगों को समझ नहीं थी, तो आप देखेंगे जन्म दर जो थी अधिक थी, इसलिए मृत्यु दर भी अधिक थी। ठीक है, यानी जितने बच्चे पैदा होते थे उतने ही लोग आप देखते हैं मर जाते थे, तो इसलिए आप देखेंगे कि भाई जनसंख्या दर भी ज्यादा है, सॉरी जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो वृद्धि जो होगी जनसंख्या में वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है। अब देखिए सेकंड अवस्था जो थी इसे विकासशील अवस्था कहा जाता है। तो जब विकासशील अवस्था में यानी दूसरे चरण में जनसंख्या संक्रमण होता है तो उस समय आप देखेंगे जन्म दर जो होती है वो अधिक हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इस कारण आप देखेंगे जो वृद्धि दर यानी जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो ज्यादा हो जाती है, और इसी समय आप देखेंगे जनसंख्या का विस्फोट होता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण में विकासशील चरण होता है क्योंकि लोगों को चीजें समझ में आने लग जाती हैं, थोड़ी मेडिकल सुविधाएं आ जाती हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जन्म दर जो होती है वो तो क्योंकि मेडिकल सुविधाएं आ गई हैं, पहले क्या होता भाई मेडिकल सुविधाएं वगैरह नहीं होती थी इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती थी, लेकिन इस फेज में आप देखेंगे भाई मेडिकल सुविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, लोगों की थोड़ी समझ विकसित होने लग जाती है तो जन्म दर बढ़ जाती है। ठीक है, जन्म दर जो होती है आप देखते हैं अधिक रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे मृत्यु दर पर कंट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए क्योंकि जब भाई मृत्यु दर पर कंट्रोल किया गया और जन्म दर जो है अधिक है तो इसका मतलब क्या होगा भाई जनसंख्या वृद्धि होगी, और इसी टाइम में जनसंख्या विस्फोट होता है, यानी बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तृतीय चरण जो होता है वो विकसित चरण है। ठीक है, तो इस जनसंख्या संक्रमण को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण को विकसित चरण। इसमें आप देखेंगे जन्म दर भी आपको कम दिखाई देगी और आप देखेंगे मृत्यु दर भी कम दिखाई देगी। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जो जनसंख्या दर थी जो पहले बढ़ रही थी वो अब आपको कम होती हुई दिखाई देगी, यानी इस समय आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रित होती है। तो तृतीय चरण में ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि समाज विकसित हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, मेडिकल सुविधाएं आ जाती हैं, सरकारें बहुत सारी नीतियां बनाती हैं जो लोगों को समझ में आती है, इस वजह से आप देखेंगे जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन चरण है जनसांख्यिकी संक्रमण जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए जन्म दर का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ठीक है, यानी 1000 जो व्यक्ति थे उनमें कितने बच्चे जो हैं वो जीवित रह गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर। मृत्यु दर क्या होती है, एक निर्धारित क्षेत्र में विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे 1000 व्यक्तियों में जितने लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो है मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या नीति पर चर्चा कीजिए। तो देखिए भारत ने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इसके तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था कि भाई हम जनसंख्या पे नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, उससे क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी नीतियां और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीजों को जो है प्रोवाइड करवाया गया था भारत में।
उद्देश्य क्या था? जन्म नियंत्रण करना तथा जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। तो मेन उद्देश्य ये था भाई कि जन्म जो दर है उसको नियंत्रित करना था और जो वृद्धि हो रही थी जनसंख्या की उसको कंट्रोल करना था। जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना था। साथ ही भाई जो जन स्वास्थ्य है, जो लोगों की सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं, उनको बढ़ाना था ताकि उनकी जो स्वास्थ्य स्तर है वो सुधारा जा सके। लोगों को जागरूक करना था, तो उनको बताना भी था कि भाई ज्यादा जनसंख्या किस तरह से समस्या पैदा करती है, ठीक है, और किस तरह से लोगों को अपनी जो स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए देखेंगे भारत ने ये नीति अपनाई थी। स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य है किसी क्षेत्र, देश, राज्य या जिले की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, कि किसी एक क्षेत्र में भाई 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में स्त्री पुरुष अनुपात 940 है तो इसका अर्थ है कि वहां 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में 1000 पुरुष रह रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे 9000 जो पुरुष हैं उसमें 940 जो आपको स्त्रियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यह अनुपात किसी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो इससे हमें यह देखने में पता लगता है कि भाई उस क्षेत्र के अंदर वहां की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। यानी एक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 1000 पुरुष रह रहे हैं और केवल 940 स्त्रियां रह रही हैं, तो इसका मतलब आप कहेंगे भाई स्त्रियों की जनसंख्या कम है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लोगों की सोच हो सकती है, या महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जाते होंगे, ठीक है, या महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता होगा। तो इस कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर स्त्रियों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के इतिहास पर चर्चा कीजिए। तो भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। 1867 से 1872 के बीच में अंग्रेजों ने जनगणना का प्रयास किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे भारत में जो जनगणना का प्रयास वो ब्रिटिश द्वारा करा गया था कि भाई किस तरह से हम भारत की जनसंख्या का जो है अंदाजा लगा सके और उसके हिसाब से प्रशासन चला सके। तो भारत में आप देखेंगे 1981 से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की गई। तो पहली जो संपूर्ण जनगणना आप देखेंगे 1881 में अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी और उसके बाद हर 10 साल बाद जो है आप देखते हैं भारत में जनगणना का दौर शुरू हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तब भी इस 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली को अपनाए रखा गया, यानी भारत के आजाद होने के बाद जो भारतीय सरकारें बनी उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया कि भाई हर 10 साल बाद क्या करेंगे, जनगणना करेंगे भारत की। तो स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक कुल 7 बार जनगणना हुई थी। ठीक है, तो 2011 जो थी वो हमारी लास्ट जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। तो माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा कि भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और जो खाद्य संसाधन होते हैं वो कम तेजी से बढ़ते हैं, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की आलोचना की गई। तो इस सिद्धांत का खंडन आप देखेंगे यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा किया गया। तो यूरोपीय देशों में ऐसी चीजें हुई जिसके कारण ये जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था माल्थस, इसको नकार दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। तो उस टाइम वहां पे जो विचारक थे उन्होंने जो चीजें देखी उसके आधार पर कहा कि भाई आर्थिक समृद्धि कई बार ज्यादा हो जाती है जबकि जनसंख्या वृद्धि उतनी तेजी से नहीं होती है। तो इसलिए जो माल्थस कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है और जो खाद्य उत्पादन है उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, ये कहना गलत है। ठीक है, तो ये किसके आधार पर कहा गया भाई, यूरोप देशों के ऐतिहासिक अनुभव के द्वारा कहा गया। 19वीं 20वीं शताब्दी में जन्म दर घटने लगी और महामारियों पर नियंत्रण हुआ। तो कहा जाता है भाई 19वीं 20वीं शताब्दी में आप देखते हैं जन्म दर जो थी वो क्या थी, वो घटने लगी थी, यानी जो जनसंख्या थी उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे लोग। महामारियों पर उस टाइम नियंत्रण हो गया। चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर भी कम हो गई। तो चिकित्साएं विकास हुई तो आप देखते हैं वहां पर मृत्यु दर भी कम हो गई। तो जनसंख्या बढ़ने के बावजूद खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर में वृद्धि हुई कि भाई जनसंख्या आप देख रहे हैं बढ़ रही थी, उसके बावजूद आप देखते हैं भाई खाद्य उत्पादन भी बढ़ रहा था और लोगों का जीवन स्तर था वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय भाई आर्थिक प्रगति कर रहा था यूरोप। जब आर्थिक प्रगति करते हैं तो संसाधन विकसित होते हैं, तो जनसंख्या अगर ज्यादा भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गरीबी और भूखमरी का कारण जनसंख्या नहीं है। तो इस आधार पर जो विचारक थे उन्होंने ये कहा भाई गरीबी और भूखमरी जो है वो का कारण केवल जनसंख्या का बढ़ना नहीं है, उसका कारण है संसाधनों का असमान वितरण और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। तो गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है भाई कि समाज में सबको बराबरी नहीं है। संसाधन कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो इन 100 लोगों में आप देखेंगे जो 10% लोग हैं उनके पास आप देखेंगे 90% जो है संसाधन है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे जो 90% लोग हैं उनके पास केवल 10% संसाधन है।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे भाई, जो ज्यादा लोग हैं उनके पास संसाधन, कम लोग हैं उनके पास संसाधन ज्यादा है, और जो ज्यादा लोग हैं उनके पास संसाधन कम है। तो इससे क्या होगा, इससे समस्याएं तो आएंगी कि भाई जिनको जरूरत है उनके पास संसाधन ही नहीं है, और जिनके को पर्याप्त मात्रा में संसाधन है उनको उस संसाधन की जरूरत नहीं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, उसको बचत कर रहे हैं। तो इस वजह से समाज में आप देखते हैं समस्याएं आती हैं। ठीक है, इस कारण से गरीबी और बेरोजगारी आती है या भुखमरी आती है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ना कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट आने के प्रमुख कारण क्या हैं? किन कारण से आप देखते हैं कि भारत में लिंग अनुपात आपको ज्यादा देखने को मिलता है, स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की ज्यादा देखने को मिलती है? तो पहला कारण आप देख सकते हैं, स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी स्त्रियों की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, तो आप देखते हैं भाई समाज में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। उनको, लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, अच्छा आहार दिया जाता है, जबकि बच्चियों को जो है ये सब चीजें नहीं दी जाती। तो इस वजह से जो बच्चियां होती हैं वो कमजोर होती हैं। सहसा अवस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, तो जब बच्चियां छोटी होती है तो उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करी जाती। ठीक है, कहा जाता है भाई बच्चियां, लड़कियां हैं और लड़कियां जो हैं वो पराया धन होती हैं, तो उन पर ज्यादा पैसा खर्च करना बेकार है। तो ऐसी मानसिकता भी जो है इन लिंग अनुपात में गिरावट का कारण बनी है। लिंग विशेष का गर्भपात, और आपने ये भी देखा होगा भाई कि पहले के टाइम में क्या होता था कि महिलाओं के गर्भ का पता लगाया जाता था भाई स्त्री के गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती थी तो उसका गर्भपात करा दिया जाता था। तो इससे भी आप देखेंगे जो लिंग अनुपात में गिरावट आई थी। ठीक है ना, शिशुओं की हत्या कर, बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी। जो बालिका होती थी, छोटी बच्चियां होती थी, या तो उनको गर्भ में मार दिया जाता था या पैदा होने के बाद कुछ लोग उनको मार देते थे। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं भारत में लिंग अनुपात में गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की आयु संरचना क्या है? तो देखिए, आयु संरचना का अर्थ है जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्गों में विभाजन, कि एक देश के अंदर अलग अलग आयु की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। तो भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। 0 से 14 वर्ष पहला जो होता है वो बाल वर्ग, इसे हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं, ये दूसरों पे आश्रित होती है। ठीक है, माँ बाप पे। 15 से 59 वर्ष कार्यशील वर्ग, सबसे उत्पादक वर्ग होता है। तो ये होता है भाई कार्यशील वर्ग, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर आती है थर्ड आपकी 60 वर्ष से अधिक वृद्ध वर्ग, ये भी आश्रित जनसंख्या होती है। ठीक है, क्योंकि भाई इस समय ये इनका शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो भारत में आप देखेंगे कार्यशील और युवा जनसंख्या अधिक है, इसलिए इसे युवा देश कहा जाता है। तो भारत के अंदर आप देखेंगे ये वाला वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यह स्थिति जनसांख्यिकी विभाजन प्रदान करती है, जिससे आर्थिक विकास की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी विभाजन आप समझ गए होंगे कि भाई जिस क्षेत्र या जिस देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश का जो है आर्थिक विकास भी आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही वृद्ध जनसंख्या बढ़ने से भविष्य में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और जिस क्षेत्र में आप देखेंगे कि वृद्ध जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर आप देखेंगे स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं वित्तीय बोझ भी पड़ता है सरकारों या उस देश के ऊपर जहां पर वृद्ध जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है जाति क्या है? तो देखिए, जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। इसमें अंग्रेजी का कास्ट शब्द बन गया। ठीक है, तो मेन मतलब यही है कहने का भाई, जाति का मतलब होता है शुद्ध जो होती है एक नस्ल, उसको क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है, कि भाई ये जो है शुद्ध है, और इसके अलावा जो लोग हैं वो उस जाति से अगर नहीं है तो वो उससे अलग हैं, तो वो उससे नीचे हैं। ठीक है, तो जाति भारतीय समाज की एक परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। तो भारत में आप देखेंगे जो भारत का परंपरागत पुराना समाज था, उस व्यवस्था में जाति व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण रूप से आप देखेंगे लागू की गई थी, और अलग अलग समूहों में जाति को जो है वो बांटा गया था। तो मुख्य बातें अगर आप देखेंगे, जाति जो होती थी वो जन्म से निर्धारित होती थी, बदलना कठिन होता था, यानी जिसने जिस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति का रहेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, बदल नहीं सकता था। प्रत्येक जाति का अपना पेशा, परंपरा और सामाजिक दर्जा था। तो जो जाति होती थी उसी के आधार पर उसको काम मिलता था। ठीक है ना, उसी के आधार पर वो अपने रीति रिवाज और जो समाज था उसको जो फॉलो करते थे, उसी के आधार पर उनको रहना पड़ता था समाज के अंदर। यह व्यवस्था समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को भी जन्म देती थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था के कारण आप देखेंगे उच्च जाति, निम्न जाति और बिल्कुल निम्न जाति 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था, और उसके आधार पर ही लोगों को रहना पड़ता था। ठीक है ना, और उसी के आधार पर आप देखेंगे समाज में भेदभाव भी आपको देखने को मिलता है। भारत में जातिगत व्यवस्था के स्वरूप को समझाओ। तो देखिए, भारत में अगर हम जातिगत व्यवस्था की बात करें तो एक वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
प्राचीन भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया था। तो 4 वर्ण होते थे, ठीक है ना, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 पार्टों में वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया था। इसके आधार पर भारत की जो सामाजिक व्यवस्था चलती थी। सेकंड आप देखेंगे जाति व्यवस्था लागू की गई थी। वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप जाति व्यवस्था थी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी इसी के अंदर आप देखेंगे इस वर्ण के अंदर ही एक जाति व्यवस्था आती है जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा समस्याओं वाली जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो जाति व्यवस्था आके समाती है तब होती है। प्रबल जाति क्या होती है? तो प्रबल जातियां वे जातियां होती हैं जो जनसंख्या में ज्यादा होती है, गांव इलाके में इनकी आबादी बड़ी होती है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किसकी? प्रबल जाति की। तो प्रबल जाति क्या होगा भाई? एक किसी क्षेत्र में एक ही जाति के लोग रह रहे हो और जो काफी ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। भूमि पर अधिकार होता हो। आजादी के बाद भूमि सुधारों में इन्हें जमीन का मालिकाना हक मिल गया था। तो पहला भाई जनसंख्या में ज्यादा थे और दूसरा उनको भूमि का अधिकार मिल गया, बड़े मात्रा में उनके पास जमीनें थी, ठीक है। आर्थिक ताकत होती है। तो जमीन और खेती के कारण उनके पास धन और संसाधन आ गए। तो भाई जब उनके पास ज्यादा जमीन है तो आप देखेंगे उनके पास पैसा भी ज्यादा है, जमीनें भी ज्यादा हैं, तो उनका आर्थिक रुतबा बढ़ जाता है। राजनीतिक ताकत बढ़ती है। लोकतंत्र में उनकी बड़ी जनसंख्या ने उन्हें चुनावों में दबदबा दिला दिया। तो भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास आर्थिक ताकत है, तो वो 100% भाई राजनीतिक ताकत बनकर भी उभरेगा क्योंकि उनका दबदबा रहेगा। वो राजनीति को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, चुनाव में अपना दबदबा दिखाएंगे। तो इस वजह से आप देखते हैं वो समाज में जो होते हैं प्रबल अधिकारी बन जाते हैं, या कह सकते हैं उनकी चलने लग जाती है, वो जो चाहते हैं समाज में वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मध्यवर्ती जातियां ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची, गांव और देहात में मजबूत होती गई। तो इसी तरह आप देखेंगे जो मध्यवर्ती जाति थी, जो ना उच्च जातियां थी, जो ना निम्न जातियां थी, मध्य स्तर की जो जातियां थी, उनके पास जब भाई आर्थिक पावर आ गई, राजनीतिक पावर आ गई, तो वो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए। उन्होंने ना सिर्फ खेती पर नियंत्रण पाया बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाई। तो भाई जिसके पास पैसा आ जाता है तो उसके पास पावर आई जाती है, ठीक है। पावर आ गई तो उस क्षेत्र में वो क्या हो जाते हैं? शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यादव उत्तर प्रदेश बिहार में, जाट हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब में, पटेल गुजरात में। तो ये कुछ आप देख सकते हैं जो प्रबल जातियां थी जिनका कंट्रोल इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा था, ठीक है। आज भी आपको देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो वर्ण व्यवस्था 3000 साल पुरानी व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी भारत के जो परंपरागत, अगर आप प्राचीन व्यवस्था की बात करें, ठीक है। वर्ण व जाति में क्या अंतर होता है? ठीक है। तो देखिए वर्ण क्या है, प्राचीन वैदिक काल में प्रचलित थी। तो वर्ण व्यवस्था जो कहां से आई थी? वैदिक काल से निकल कर आई थी। वही जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं जो जाति व्यवस्था उभर कर आती है, ठीक है। कार्य के आधार पर विभाजन था। तो यहां पर आप देखेंगे कार्य के आधार पर विभाजन होता था। ब्राह्मण का काम क्या होता था भाई? पूजा करना, ठीक है ना। और उसके बाद क्षत्रिय काम क्या था? राज्य करना। वैश्य का काम क्या होता था भाई? व्यापार वगैरह करना। शूद्र का काम था इन भाई ऊपर तीनों वर्णों की जो है सेवा करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कार्य के आधार पर वर्ण विभाजन किया गया था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जन्म के आधार पर विभाजन था। तो जाति व्यवस्था के अंदर आप देखते हैं जन्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाता था कि भाई जो जिस जाति में जन्म ले रहा है वो वही रहेगा। प्रकृति लचीली थी, बदलाव संभव था। तो आप वर्ण व्यवस्था में देखते हैं थोड़ी लचीली थी, बदलाव भी हो जाता था। कई बार आप देखते हैं कि जो क्षत्रिय होते थे वो तो शासन करते ही थे। कई बार ब्राह्मणों ने भी आपने देखा होगा शासन किया है, और कई बार आपने देखा होगा जो वैश्य होते थे उन्होंने भी शासन किया। तो थोड़ी लचीली थी, इसमें कभी कभी आप बदलाव देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि सिर्फ एक जो वर्ण था वो एक काम करता था। तो कभी कभी इसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो ये काफी कठोर थी, बदलाव संभव नहीं था। तो ये भाई कठोर होती थी, इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते थे, जो परंपराएं चली आ रही उनको निभाना पड़ता था, ठीक है। सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता था। तो इसमें क्या था भाई? व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति जन्म से तय हो गई और स्थायी है, इसको बदला नहीं जा सकता। विवाह पर आप देखेंगे कोई सख्त प्रतिबंध नहीं होता था वर्ण व्यवस्था के अंदर। और वहीं जब आप जाति व्यवस्था में देखते हैं तो विवाह अपनी ही जाति में होता था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं वर्ण और जाति में अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है नातेदारी की परिभाषा लिखे तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को दर्शाती है। यानी समाज में जो बहुत सारे लोग होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, वही जो होता है वो नातेदारी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे विवाह मूलक नातेदारी होती थी, जिसमें विवाह के द्वारा लोगों में आपसी जो नातेदारियां बनती हैं, जैसे देवर भाभी, साला साली, सास ससुर, तो ये विवाह के द्वारा कुछ संबंध बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? विवाह मूलक नातेदारी। कुछ जो होती है वो रक्त मूलक नातेदारी होती है, ठीक है। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गए, तो ये सारी क्या होती है? रक्त मूलक नातेदारी होती है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
नेक्स्ट है जाति व्यवस्था किन सिद्धांतों पर कार्य करती थी। तो जाति व्यवस्था के दो सिद्धांत होते थे। सबसे पहले भिन्नता और अलगाव, यानी हर जाति दूसरी जाति से अलग थी, इसलिए वह अन्य जाति के कठोरता से पृथक होती थी। तो हर जाति जो थी दूसरे से अलग थी और कठोरता के नियम बनाए गए थे, उसके आधार पर ही लोगों को काम करना पड़ता था। ठीक है। जाति के नियमों को जातियों के मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाए गए थे। तो ये नियम इसलिए थे कि भाई एक जाति दूसरे जाति से ना मिल सके, संबंध ना रख सके, इसलिए सख्त नियम बनाए जाते थे। जैसे शादी हो गया, खान पान हो गया, सामाजिक अंत्यक्रिया व्यवस्था, तो ये एक जाति जो थी दूसरे जाति से नहीं कर सकती थी, प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। तो आप देखते हैं भिन्नता और अलगाव, यानी जाति व्यवस्था में भिन्नता और अलगाव की भावना थी, यानी लोग एक साथ नहीं रहते थे, एक जाति के लोग एक साथ रह सकते थे, भिन्न जाति के लोग भिन्न होते थे, उनके साथ संबंध खान पीन तक के संबंध नहीं होते थे, विवाह भी संबंध नहीं होते थे। ठीक है। सेकंड, संपूर्णता और अधिक्रम था, यानी प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ क्रम श्रेणी थी। ठीक है। तो समाज में हर एक जाति का अपना एक क्रम होता था और एक नियम होता था, उसके आधार पर ही उन्हें काम करने होते थे। एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता था। तो सीढ़ी नुमा व्यवस्था थी भाई, पहले क्रम पर ये है, दूसरे क्रम पर ये जाती है, तीसरे क्रम पर ये जाती है, तो इस तरह से बनाया गया था। ठीक है। ये ऊंची है, ये मध्यम, ये बिल्कुल निम्न है, तो इस तरह से पायदान बनाए गए थे भाई कि ये जाति जो है इस क्रम में रहेगी। प्रत्येक जाति का व्यवस्था में अपना स्थान तय और वो स्थान किसी भी जाति को नहीं दिया जा सकता था। तो भाई जिसका जो है ऊंचे वाले का ऊंचा, ठीक है, और बीच वाले का बीच और नीचे वाले का नीचे, तो ये स्थान तय था। ठीक है। इसको बदला नहीं जाता था, ये ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहता था, जन्म आधारित था ये। ठीक है। जाति व जनजाति में क्या अंतर होता है। तो देखिए जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी समाज में बनाई गई एक व्यवस्था थी, जिस समाज में लोग रहते थे आपस में बटे हुए थे जाति के आधार पर। जनजाति की बात करते हैं तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती थी। वहीं जनजातियां जो होती हैं इनकी एक अपनी विशेष प्राकृतिक जगह होती थी, वहां पर ये लोग रहते थे, जंगल वगैरह में रहते थे, तो वहां पर ही ये लोग रहना पसंद करते थे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनकी पहचान होती थी। जीवन शैली, यह व्यवस्था समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करती थी, जिन्हें वर्ण और जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो आप देखेंगे जाति व्यवस्था में आपको देखने को मिलता भाई वर्ण का बिगड़ा हुआ रूप जाति थी, तो जाति कई पार्टों में डिवाइड थी, आप देखते थे, तो उसी के आधार पर उनको अपना जीवन जीना पड़ता था। ठीक है। जीवन पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कृति पर आधारित होता था। तो जनजाति लोग जो है, मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जंगलों में रहते थे, तो उनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं होती थी, रीति रिवाज होते थे, तो उसके आधार पर ही जो है अपनी जीवन शैली जीते थे। ठीक है। निर्भरता मुख्य रूप से हिंदू समाज में प्रचलित थी। तो जाति व्यवस्था हिंदू समाज में आपको देखने को मिलती है। जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती थी। ठीक है। तो इनकी निर्भरता जो थी वो पूरी भाई प्राकृतिक संसाधनों पर थी, प्रकृति को मानते थे और प्रकृति के आधार पर ही जीवन यापन करते थे। ठीक है। धर्म और संगठन जन्म से निर्धारित किया जाता था। तो भाई धर्म और जिस संगठन में वो रह रहे हैं, जैसे उन जन्म लेते थे जिस भी संगठन में, वो उस संगठन के हो जाते थे। ठीक है। अपने पारंपरिक धर्म, भाषा और सांस्कृतिक प्रयासों के अनुसार संगठित होते थे। तो भाई इनका अपने क्षेत्र में विशेष अपनी जो पारंपरिक धर्म था, अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, तो उसके आधार पर ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। ठीक है। सामाजिक आर्थिक कार्य, तो समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक कार्य विभाजन आधारित है। तो यहाँ पर आप देखते हैं भाई सबके अपने काम विभाजित कर दिए गए थे, जाति के आधार पर सबके अपने अपने काम होते थे और उसके आधार पर वो लोग अपने काम और पैसे किया करते थे। ठीक है। वहीं जब हम जनजाति की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं कम होती थी। तो ये लोग भाई सब एक होते थे, ठीक है ना, मिलजुल कर काम करते थे, तो इनके अंदर आप देखेंगे विभिन्नताएं कम देखने को मिलती है, सब एक जैसे ही रहते हैं। जीवन शैली का स्वरूप जन्म और समाज पर आधारित वर्गीकरण, तो यहाँ पर जो जीवन शैली थी वो जन्म और समाज के आधार पर जो बना दिया गया था उसके आधार पर चलती थी। ये पारंपरिक जीवन शैली से जुड़े हुए थे। तो भाई इनके पूर्वजों ने जो किया ये करते थे, फिर उसके आने वाले जो इनके जो आने वाली पीढ़ी है सेम वही काम करेंगी। तो इसमें कोई भी आप देखेंगे ऐसा कोई विभाजन नहीं था। ठीक है। ये जो इनकी पारंपरिक जीवन शैली थी, जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनको लेकर ये आगे बढ़ते रहते थे। ठीक है। तो इसमें तो भाई समाज ने जो नियम बना दिए थे उन पर ही इनको चलना पड़ता था। ठीक है ना। एक व्यक्ति का एक नियम है, उसके आधार पर ही काम करेगा एक जाति का, दूसरे का जो निर्धारित है वो उस पर काम करेगा। ठीक है। अलग नहीं कर सकता था। ठीक है। तो ये इनके बीच में अंतर है। जनजाति पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो देखिए जनजाति जो होती हैं वो अपनी भौगोलिक स्थिति से पहचानी जाती हैं। तो जनजातियां आप देखेंगे पहाड़ों, जंगलों, दूर दराज क्षेत्रों में रहती हैं। उनकी पहचान उनके रहने के स्थान से जुड़ी होती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना भाई पहाड़ों पे लोग रहते थे उनको हम पहाड़ी कह देते थे, जंगल में लोग रहते थे उनको जंगली कह दिया जाता था। तो इस तरह से वो अपनी पहचानों से जुड़े हुए लोग होते थे। भाषा, हर जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है। भाषा उनकी सांस्कृतिक गीत, कहानी और साहित्य को दर्शाती है। तो भाई हर एक जनजाति के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी भाषाएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी कहानियां होती हैं, अपने साहित्य होते हैं और उसके आधार पर ही वो लोग चलते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज, तो इनके भाई अपने त्योहार, नृत्य, संगीत, परंपरागत रस्में जनजातीय पहचान का मुख्य आधार होती हैं। तो हर एक जनजाति में आप देखते हैं ना उनके अपने कुछ पेशे होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं, कुछ संगीत होते हैं, कुछ परंपराएं होते हैं, कुछ लोक नृत्य होते हैं। तो ये सब चीजें आप देखते हैं हर एक जो जनजातीय लोग होते हैं उनके होते हैं।
धार्मिक आस्था, जनजातीय प्रकृति आत्माओं पूर्वजों की पूजा करती हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं इनकी पहचान को मजबूत बनाती हैं। तो ये भाई जनजाति जो लोग होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं, वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और प्रकृति से ज्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को, और उन्हीं के आधार पर उनकी जो धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां। तो ये लोग शिकार हो गया, खेती, मछली पकड़ना, हाथ के हस्तशिल्प जो होता है, वो सारे काम जो इनकी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, तो ये उनसे यानी प्रकृति से जुड़े हुए ज्यादातर ये लोग काम करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, तो ये लोग जंगल, पानी और जमीन जनजातीय जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इन संसाधनों के बदलाव उनकी पहचान और जीवन पर सीधा असर डालते हैं। तो भाई ये लोग जंगल से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो भी संसाधन वहां पर होते हैं उसी पर अपना जीवन जीते हैं। अगर उनको वहां से विस्थापित किया जाता है तो भाई इनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी संस्कृति जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इन सभी कारकों को मिलाकर जनजातीय समाज की अलग और विशिष्ट पहचान है। तो आप कह सकते हैं भाई जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी एक अलग और विशिष्ट पहचान रही है हमेशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। तो संस्कृतिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें कोई निचली या पिछड़ी जाति समाज में ऊंची जाति जैसा बनने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी वो अपनी संस्कृति को बदलना चाहती है, जो पहले थी उस स्थिति को हटाकर वो नई स्थिति में आना चाहती है। कैसे? वे ऊंची जातियों के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति को अपनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, जैसा उच्च जाति के लोग बिहेव करते हैं उस तरह से ये लोग भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे उनके जैसे कपड़े पहनना, खाना, खान पान की आदतें बदलना, धार्मिक रीति रिवाज अपनाना, पवित्रता, शुद्धता से नियम जो भी नियम जुड़े होते हैं उनका पालन करना। कई बार वे अपने व्यवसाय और जीवन शैली को भी बदलते हैं ताकि ऊंची जाति जैसे सामाजिक पहचान मिल सके। तो वो क्या करते हैं भाई, कई बार जो उनके व्यवसाय थे, जो उनके कार्य करते थे, वो लोग उनको छोड़कर जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनके जैसे काम करना शुरू कर देते हैं ताकि भाई समाज में उनको भी वही दर्जा मिलने लगे। महत्व क्या है, यह प्रक्रिया खासकर भारत में दिखाई देती है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिकरण से निकली जातियां धीरे धीरे समाज में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृतिकरण के कारण क्या होता है भाई, ये लोग अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। जो लोग गाँव में रह रहे होते हैं वो शहरों में आते हैं और जो उनके गाँव का कल्चर होता है उसको छोड़कर वो शहरी जीवन को जीने लग जाते हैं और वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनकी तरह से अपने जो संस्कृति होती है, जो अपना रहन सहन होता है उस तरह से विकसित करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं भाई, अपना सांस्कृतिकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो जनजातियों का वर्गीकरण आप देखेंगे स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक, तो दो आधार पर किया जाता है। स्थायी विशेषक आप देखेंगे भाषा के आधार पर, आकार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और शारीरिक प्रजातियों के आधार पर किया जाता है। तो ये स्थायी विशेषक हैं। तो देखिए आधार और वर्गीकरण देखते हैं। तो भाषा के आधार पर आप देखेंगे भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ आर्य परिवार, आस्ट्रिक परिवार, तिब्बती बर्मी परिवार, तो ये सारी जो है आप देखेंगे भाषा के आधार पर भारत में जो है विभाजन देखते हैं। आकार के आधार पर आप देखेंगे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति गोंड, भील, संथाल, ओरो, मीना, बोडो, मुंडा। ठीक है, और उसके बाद छोटी जनसंख्या वाली जनजाति आप देखेंगे अंडमान वासी जो है, इनकी संख्या आप देखेंगे 100 से भी कम है। क्षेत्र के आधार पर आप देखेंगे मध्य भारत में रहने वाली 85% जो जनजाति जनसंख्या है, और वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखेंगे 15% जनजाति जनसंख्या है। फिर उसके बाद आप शारीरिक प्रजाति के आधार पर अगर विभाजन देखें तो इसमें आपको निग्रोड देखने को मिलते हैं जो अंडमान निवासी हैं, छोटे कद, काली त्वचा, घुंघराले बाल। उसके बाद ऑस्ट्रिक आपको देखने को मिलते हैं, मुंडा, संथाल, ठीक है ना, गहरी त्वचा, चौड़ी नाक। उसके बाद आपको मोंगोलाइड्स देखने को मिलते हैं, नागा, मिजो, गोरो, बोडो, इनकी पीली त्वचा, चपटी नाक, छोटी आंखें होती हैं। उसके बाद आपको भूमध्य सागरीय देखने को मिलेंगे, दक्षिण पश्चिम भारत में गेहुआ रंग, सीधे बाल। उसके बाद नॉर्डिक आर्यन देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में गोरा रंग, लंबा कद, नुकीली नाक। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं किस तरह से स्थायिता के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है जातियों को। ठीक है, फिर आता है अर्जित विशेषक के आधार पर जो बंटवारा किया गया है, उसमें आजीविका के साधन और हिंदू समाज में उनके समावेश के कारण उनको जो है बदला गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं आजीविका के साधन में जैसे मजुआरे, खाद्य संग्रहक, आखेटक, शिकारी, झूम कृषि करने वाले कृषक और बागान औद्योगिक कामगार। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे हिंदू समाज में उनका समावेश। तो हिंदू समाज के प्रति दृष्टिकोण में काफी विविधता है, जनजातियों की अभिवृत्तियों में बहुत अंतर पाया जाता है। कुछ जनजातियां हिंदुत्व की और सकारात्मक झुकाव रखती हैं जबकि कुछ जनजातियां हिंदुत्व का प्रतिरोध या विरोध भी करती हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आप देखते हैं जो जनजातियों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के विभिन्न प्रकार बताइए। तो देखिए इसमें से हर कोई एक परिवार में उत्पन्न हुआ है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे हम में से जितने भी लोग हैं हर कोई किसी ना किसी परिवार से संबंधित होता है और हमें अपने परिवार में सदस्यों से लगाव महसूस होता है। तो हम जिस भी भाई परिवार में रहते हैं हमें अपने हर परिवार के सदस्यों से जो है वो अपनापन महसूस होता है। तो विभाजन का अगर आप आधार देखें तो संरचना के आधार पर, निवास के आधार पर, वंश के आधार पर और सत्ता के आधार पर आप देखते हैं परिवार का जो है विभाजन किया जाता है। ठीक है,
तो अगर आधार की बात करें, सबसे पहले संरचना के आधार पर आप देखेंगे मूल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, पता है मूल परिवार क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं एक माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में भाई हर कोई रहता है, दादा दादी चाचा चाची, ठीक है ना, सब लोग रहते हैं, तो विस्तृत परिवार होता है। निवास के आधार पर आप देखते हैं पितृ स्थानीय परिवार यानी पिता के स्थान वाला, और दूसरा आपका मातृ स्थानीय परिवार यानी यहाँ पे माता का स्थान होता है। फिर आता है वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार होता है और मातृवंशीय परिवार होता है। तो पितृवंशीय यानी पिता का जो बेटा होता है उसके आधार यानी पिता है, फिर उसके बाद उसका जो बेटा होगा उसके आधार पर जो है वंश चलता है। मातृवंशीय माता, और उसके बाद उसकी जो बेटी है उसके आधार पर जो है परिवार चलता है। और सत्ता के आधार पर आप देखेंगे पितृसत्तात्मक परिवार यानी यहाँ पर पिता की सत्ता चलती है, और मातृ सत्तात्मक यानी यहाँ पे माता की सत्ता चलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं चार आधार पर परिवार को आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विषमता सामाजिक क्यों होती है, यानी जो आप समाज में विषमता देखते हैं वो आपको सामाजिक क्यों देखने को मिलती है, कि भाई समाज में ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि सामाजिक विषमता हर एक समाज में आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, सामाजिक विषमता से तात्पर्य उन व्यवहारों से है जो समाज के स्वीकृत नियमों और मानदंडों के विरुद्ध होते हैं। तो अगर आप सामाजिक विषमता की बात करेंगे तो भाई बहुत सारे ऐसे नियम और ऐसे कायदे आपको देखने को मिलते हैं जो समाज में अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो समाज में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका क्या कारण है, क्यों ये समाज में आपको देखने को मिलते हैं? तो देखिए, पहला कारण इसका है व्यक्ति नहीं समूह से संबंधित होते हैं, कि जो भी आपको सामाजिक विषमता देखने को मिलेगी वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई होती, बल्कि वो एक समाज या समूह के नियमों द्वारा बनाई गई होती हैं। तो इसलिए सबको उनका पालन करना पड़ता है। यह आर्थिक नहीं होती, तो विषमता केवल आप आर्थिक कारणों से नहीं कह सकते कि भाई आर्थिक कारण से ये विषमता आपको देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, यानी सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी वो विषमता के नियम लागू किए गए हैं जिनको सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ आर्थिक कारण नहीं होते हैं। व्यक्तिपरक एवं संरचनात्मक, यह व्यक्ति के व्यवहार और समाज की संरचना दोनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति व्यवहार भी ऐसा ही करता है जैसा समाज ने बनाया गया है, तो इसीलिए आप देखते हैं आपको सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक संसाधन क्या है। तो सामाजिक संसाधन के अगर आप रूप देखें तो एक होती है आपकी आर्थिक पूंजी, जिसमें भौतिक संपत्ति और आय आती है। दूसरी आपकी होती है सांस्कृतिक पूंजी, इसमें प्रतिष्ठा शैक्षणिक योग्यताएं आती हैं। थर्ड आपकी होती है सामाजिक पूंजी, सामाजिक संगति संपर्क जाल, यानी समाज में आपकी जो संगति है वो कितनी अच्छी है, समाज से आप कितना जुड़े हुए हैं। तो ये तीन आप देखेंगे सामाजिक संसाधन के रूप होते हैं, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र के लिए ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए जो है ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक पूंजी है तो वह अच्छी शिक्षा लेकर सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये एक चीज दूसरे और दूसरी चीज तीसरे को प्रभावित करती है। यानी अगर एक व्यक्ति के पास इस समय समाज में आर्थिक पूंजी है तो वो अच्छी शिक्षा लेकर अपनी सांस्कृतिक पूंजी को जो है वो प्राप्त कर सकता है, और अच्छी शिक्षा व प्रतिष्ठा से उसके सामाजिक संबंध बढ़ते हैं, जिससे उसकी सामाजिक पूंजी भी बढ़ती है। यानी अगर उसके पास अच्छी शिक्षा है तो वो अच्छी प्रतिष्ठा पालेगा और समाज में उसकी और ज्यादा आप देखेंगे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये तीनों चीजें जो हैं आपस में भी जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, यानी एक चीज दूसरी की स्थिति को बदल सकती है। नेक्स्ट है निम्न का अर्थ बताइए। तो ये तीन आपको डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आती है। सबसे पहले आती है आपकी भेदभाव, फिर आती है पूर्वाग्रह, फिर आता है रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो सबसे पहले समझते हैं भेदभाव क्या होता है। तो किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके जाति धर्म लिंग या किसी अन्य विशेषता के आधार पर अलग अलग और अनुचित व्यवहार करना, यानी आप कोई भी एक व्यक्ति है या समूह है उसकी जाति धर्म या लिंग के आधार पर अगर आप उससे क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। किसी को कम अवसर देना या अधिकारों से वंचित रखना भेदभाव है। ठीक है ना, अगर कोई ऊंची जाति का है उसको सारे अवसर दिए जा रहे हैं, निम्न जाति का है तो उसको अवसर नहीं दिए जा रहे, तो ये भी क्या होता है, भेदभाव होता है। ठीक है, यानी किसी भी कारण से अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से निम्न समझा जाता है तो उसे भेदभाव कहा जाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पहले से ही एक नकारात्मक या सकारात्मक राय बना लेना बिना उसे सही से समझे या उसके बारे में तथ्य जाने। तो यह राय अक्सर अधूरी जानकारी या गलत धारणाओं पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे कई बार हम ऐसी धारणाएं बना लेते हैं ना, ये व्यक्ति है भाई तो ये व्यक्ति है हमेशा ऐसा ही काम करता है तो इसी की गलती रही होगी, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। हमने एक व्यक्ति के बारे में पहले से राय बना ली है, अब उसने वो काम किया हो या ना किया हो लेकिन हम ये समझेंगे भाई उसने ये काम किया है, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह। यानी एक व्यक्ति के लिए पहले से एक राय बना लेना, ठीक है, सही या गलत, और उसके आधार पर उसके साथ व्यवहार करना पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं वे समाज
विचार या धारणाएं होती हैं जो किसी विशेष समूह के बारे में लोगों के मन में बनी होती हैं। ठीक है, ये धारणाएं अक्सर सामान्यकरण होती है जिनमें किसी समूह के सभी लोगों को एक जैसा माना जाता है, जैसे कि महिलाएं कमजोर होती हैं या युवक गैर जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या होती है, रूढ़िबद्ध धारणा, यानी पहले से चली आ रहे विचार हैं जो लोग स्वीकार कर लेते हैं और बार बार इसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं क्या होती हैं भाई, कमजोर होती हैं, युवा जो होते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे वो काम नहीं करते। ठीक है ना, वो क्या करते हैं भाई, वो गैर जिम्मेदार होते हैं। तो ये कुछ धारणाएं होती हैं जो पहले से बनी हुई हैं और लोग उसको व्यवहार में लेकर आते हैं और बार बार प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं? तो सामाजिक बहिष्कार वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह शामिल होने से रोका जाता है। ठीक है, यानी उसे एक समाज में नहीं रहने दिया जाता, उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत वह सभी तरीके और कारण आते हैं जिससे कारण व्यक्ति या समूह को उन सुविधाओं, अधिकारों और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो सामान्य रूप से समाज के अधिकतर लोगों को उपलब्ध होते हैं। यानी कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी एक समूह है भाई, मान लीजिए आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक पार्क है, हर कोई उपयोग करता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है भाई, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब उसे कहा जाता है भाई वो उस पार्क में नहीं आ सकता। ठीक है ना, उन क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे वो बात नहीं कर सकता। ठीक है, या उनके घर आ जा नहीं सकता। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सामाजिक बहिष्कार होती है भाई, एक समाज से एक व्यक्ति को अलग कर देना। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं किसी जाति, धर्म या वर्ग या समुदाय के लोगों को शिक्षा, रोजगार, आवास या सामाजिक मेल जोल से दूर रखना सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक बहिष्कार। जैसे आप देखेंगे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो शूद्र होते थे उनको समाज से बाहर रखा जाता था। ठीक है ना, किसी भी क्रियाकलाप में भाग लेने नहीं दिया जाता था, तो वो क्या था, एक सामाजिक बहिष्कार था। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। नेक्स्ट है, अछूत अस्पृश्यता क्या है? तो देखिए, अछूत या अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया था। तो आपको पता है भाई 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो अछूत थे, अस्पृश्य थे, उनको इन चारों वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल बाहर रखा गया था। तो वर्ण व्यवस्था आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थी। तो कुछ लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया, इन्हीं को बहिष्कृत या अछूत कहा जाता था। अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर दंड झेलने पड़ते थे। अगर वह कोई उच्च जाति या व्यक्ति को उनसे छू जाए तो उसे भी फिर से शुद्धिकरण की क्रिया करनी पड़ती थी। यानी इनकी सामाजिक स्थिति इतनी खराब थी भाई, एक तो इनको समाज से बाहर रखा गया था। ठीक है, इनको कोई देख भी नहीं सकता था, और अगर गलती से इन्होंने किसी को छू दिया तो वो भी क्या हो जाता था भाई, अशुद्ध हो जाता था, और फिर दोबारा से बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा उस व्यक्ति का शुद्धिकरण करना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए इनको बिल्कुल समाज से बहिष्कृत रखा गया था। तो इनको क्या कहा जाता था, अछूत या अस्पृश्य। तो इनकी सामाजिक स्थिति आप देखेंगे समाज में बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। नेक्स्ट है, दलित किसे कहते हैं? दलित का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया जिन्हें जाति व्यवस्था ने लंबे समय तक शोषित और पीड़ित किया। यह शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं गढ़ा था, वे अक्सर इसका उपयोग भी कम करते थे। ठीक है, तो दलित का मतलब था भाई, कह सकते हैं जिनको समाज में बहुत ज्यादा बहिष्कृत किया गया हो, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया हो, समाज में उनको आने ना दिया गया हो। ठीक है, तो इसलिए उनको जो कहा जाता था पैरों से कुचला हुआ। तो भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ज्यादा काम किया था इन लोगों के लिए। अंबेडकर का चिंतन था, हालांकि दलित शब्द में अंबेडकर पूरा चिंतन, दर्शन और संघर्ष का भाव झलकता है। अंबेडकर ने दलितों को समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान और अवसर दिलाने के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है, तो इनका जो भाई शोषण हुआ था कई शताब्दियों तक, उसके लिए आप देखेंगे अंबेडकर जी ने बहुत सारे प्रयास किए थे कि भाई उनको भी समाज में समान अधिकार मिले, शिक्षा मिले, सम्मान मिले। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए और बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। दलित आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? तो जातिगत भेदभाव को खत्म करना। तो सबसे पहले भाई ये जो आंदोलन हुए थे जातिगत आंदोलन, इनका मेन मकसद ये था भाई जो उनके साथ भेदभाव होता चला आ रहा है उसको खत्म किया जाए। दलितों को सशक्त और स्वाभिमानी बनाना था कि भाई दलित भी जो सशक्त हो, अपना काम खुद कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, समाज में उनको भी एक अच्छा दर्जा मिले। उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी का स्थान दिलाना था कि भाई वो भी समाज का हिस्सा है, तो उनको भी समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारे आप देखेंगे दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। राज्य द्वारा अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए किए गए कदम कौन कौन से हैं? तो देखिए, जाति आधारित असमानता समाप्त करने के लिए संविधान में बहुत से कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 17 1950 अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, कोई व्यक्ति केवल जाति के आधार पर अपनी नौकरी, जमीन या अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी कानून में दर्जा दिया गया।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, तो अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, दोषियों को कानूनी सजा दी जाएगी। यानी अगर कोई भी अस्पृश्यता दोबारा से लागू करने का प्रयास करता है या ऐसा कोई भी व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कानून में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से नियम बनाए गए ताकि जो अस्पृश्यता एक समस्या थी उसको खत्म किया जा सके और सबको समान दर्जा दिया जा सके। एससी और एसटी के लिए आरक्षण, संसद व विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार रोकने हेतु बनाया गया है। अपराधियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान। ठीक है, और 93वां संविधान संशोधन 2005, उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालयों में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये सारे आप देख रहे हैं कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं जिससे जो पिछड़े हुए लोग हैं या जिनको अस्पृश्य कहा जाता था या निचली जाति कहा जाता था तो उनको भी सामाजिक दर्जा मिल सके, तो इसके लिए बहुत सारे आप देख रहे हैं कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जाति विषमता को दूर करने के लिए गैर राजकीय संगठनों की क्या भूमिका रही है? तो स्वाधीनता पूर्व सुधारक नेताओं का योगदान, तो भाई बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं समाज में जिन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए तो जो जातीय विषमता थी उनको खत्म किया जा सके और उनको भी समाज में दर्जा दिया जा सके जो उनके लिए जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। फिर आते हैं राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने काफी प्रयास किए। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजन आंदोलन चलाए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने दलितों की शिक्षा, अधिकार और राजनीतिक सशक्तिकरण दिलाने के लिए संघर्ष किए। पेरियर ईवी रामास्वामी नायर, दक्षिण भारत में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ठीक है, और उसके बाद सर सैयद अहमद खां, मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रयास किए इन्होंने। फिर आते स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना, सामाजिक सुधारक और समानता पर जोर दिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सुधारक थे जिन्होंने समाज में बहुत सारे जो पुरानी चीजें चली आ रही थी, पुरानी जो आप सकते हैं जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया और समाज में सबको समान दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? ओबीसी को परिभाषित करने के क्या मापदंड हैं? तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग उन जातियों का समूह है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इनमें शिल्प कार्य और सेवा करने वाली जातियां प्रमुख हैं। तो वो वर्ग भाई जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको भी समाज में जो है दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, उनको भी शैक्षिक चीजें देनी चाहिए ताकि वो भी क्या सके भाई थोड़ा अपना विकास कर सके, तो इसके लिए ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग उन जातियों को कहा जाता है जो समाज और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे थे। ठीक है, तो समाज में उनको उच्च दर्जा नहीं था और शिक्षा में भी वो काफी पिछड़े हुए हैं ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं। इनमें ज्यादातर वे जातियां आती हैं जो कारीगर, तो इसमें आप देखेंगे ज्यादातर कारीगर हो गए, शिल्प हो गए या जो सेवा का काम करते हैं, तो ये ज्यादातर आप देखेंगे आपको ओबीसी में देखने को मिलेंगी जातियां। ओबीसी ना तो ऊंची जातियों में गिनी जाती हैं और ना ही सबसे नीची जातियों में। ठीक है, तो ये तो ना तो ऊंची जाती है ना नीची जाती है, मध्य वर्ग की जातियां आती हैं ये। ठीक है, इनकी मुख्य पहचान यह है कि इन्हें शिक्षा, सामाजिक सम्मान और अवसर कम मिले हैं। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या रही भाई? इनको शिक्षा में और समाज में जो है सम्मान नहीं मिल पाया। 1953 में आप देखेंगे सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कालेकर आयोग बनाया था। बाद में आप देखेंगे 1979 में वीपी मंडल आयोग बना जिसने ओबीसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि भाई कौन कौन सी जातियां आती हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो उनके लिए उन्होंने पूरा एक विस्तृत जानकारी जो है इकट्ठा करी वीपी मंडल ने। ठीक है, सरकार ने ओबीसी को पहचानने का आधार उनकी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन रखा। ठीक है, तो समाज में भाई उनको क्या दिया गया कि अगर वो सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं तो उनको ओबीसी में जो है आरक्षण दिया गया। आज आप देखेंगे ओबीसी समाज एक जैसा नहीं है, कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत जबकि कई लोग बहुत गरीब हैं। तो आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलता है भाई ओबीसी में बहुत सारे लोग जो है समृद्ध हैं और बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासी से आप क्या समझते हैं? तो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी, यानी जो पीढ़ियों से एक जगह पे रह रहे हो। यह शब्द केवल पहचान ही नहीं बल्कि राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई प्रतीक भी है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई अपनी पहचान से जुड़े हुए हैं और इनके क्षेत्रों पर कई बार कब्जा किया जाता है, तो ये राजनीतिक लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं कि भाई इनको इनके अधिकार मिले, इनको इनकी जगह से विस्थापित ना किया जाए। 1930 के दशक में औपनिवेशिक सरकार की घुसपैठ और शोषण के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आदिवासी शब्द लोकप्रिय हुआ। तो भाई अंग्रेजों ने ब्रिटिश टाइम में भी इनको इनकी जगह से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, तो उस समय इन्होंने जो क्या किया भाई अपने हक की जो लड़ाई लड़ी, तो उस समय आप देखेंगे इनको आदिवासी शब्द से कहकर पुकारा गया। ठीक है, तो उस समय भी ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे, अपनी जगहों के लिए लड़ रहे थे।
आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से जंगल भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भाई हमेशा से जंगल पे, ठीक है ना, वहां की जो भूमि है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन्हीं से अपना जीवन यापन जीते आए हैं। आदिवासी होने का अर्थ अक्सर विकास परियोजनाओं और औद्योगिकरण के नाम पर वनों, भूमि और आजीविका से वंचित होना है। तो अगर आज के टाइम में आप देखेंगे भाई, आदिवासी होने का मतलब यही है कि आप जहां पर रह रहे हैं, आपके संसाधनों से, आपके जंगलों से, आपके जमीनों से उनको बेदखल कर दिया जाता है। और आप कह सकते हैं भाई कि ऐसी विकास की परियोजनाएं लाई जाती हैं और उनको आधार बनाकर उनको उनकी जमीनों से विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। आदिवासी पहचान उनकी सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा और स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई से गहरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि भाई जिन क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, अपने पूर्वजों के टाइम पीरियड से रह रहे होते हैं, वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, ठीक है ना, और वहां के जो संसाधन है वहीं पर वो टोटल निर्भर होते हैं। लेकिन जब विकास परियोजनाएं आती हैं तो उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे इनकी पूरी एक संस्कृति जो होती है वहां से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है। अक्षमता व गरीबी में क्या संबंध है? तो देखिए, दिव्यांग लोगों को सरकारी योजनाएं, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह नहीं मिल पाती, इसीलिए वे अक्सर आप देखते हैं गरीब रह जाते हैं। अक्षम लोग कौन से होते हैं भाई? जिनके जो शारीरिक रूप से या कह सकते हैं मानसिक रूप से थोड़े अपंग होते हैं, ठीक है, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते जैसे एक सामान्य वर्ग के लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको ज्यादातर डिपेंड रहना पड़ता है भाई सरकारी योजना और पेंशन पर। अगर उनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती तो वो और ज्यादा जो है गरीबी में रह जाते हैं। समाज में भेदभाव, उपेक्षा के कारण उन्हें मुख्य धारा से अवसर नहीं मिल पाते, तो भाई आप देखेंगे समाज में उनको हमेशा भेदभाव और उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगता की वजह से नौकरी पाना मुश्किल होता है, जिससे उनकी आय कम रहती है, तो भाई वो दिव्यांग है, वो काम नहीं कर सकते अच्छे से, तो उनको नौकरियां भी नहीं मिल पाती हैं। दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए आगे चलकर अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते, तो एक दिव्यांग बच्चा उस तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, इस वजह से वो हमेशा पिछड़ा रह जाता है। दिव्यांग व्यक्ति के इलाज और देखभाल पर परिवार का ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिससे आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है, तो भाई एक दिव्यांग बच्चा है, उसके परिवार वाले जो है उसकी देखभाल और उसकी दवाओं पर इतना खर्चा करते हैं कि वो आर्थिक रूप से हमेशा पिछड़े ही रह जाते हैं। गरीब और दिव्यांग एक दूसरे को दिव्यांगता एक दूसरे को बढ़ाती है, गरीबी से इलाज और शिक्षा नहीं मिलती और दिव्यांगता के कारण कमाई नहीं हो पाती, तो भाई सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि ये दिव्यांग है तो उस तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो इनको रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए ये बेरोजगार रह जाते हैं। और अगर देखें तो भाई इनके पास उतने पैसे नहीं होते कि अपना इलाज वगैरह भी करा पाए, तो इसलिए क्या होते हैं, गरीब भी रह जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं भाई अक्षमता जो होती है वो गरीबी से जुड़ी होती है। एक अक्षम व्यक्ति जो होते हैं, आप ज्यादातर आप गरीब देखेंगे, आप ज्यादातर देखेंगे भाई अक्षम व्यक्ति होते हैं बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, वो ज्यादातर आप देखेंगे भीख मांगना और इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसमें समाज के लोगों को ऊंच नीच के आधार पर वर्गों में बांट दिया जाता है। तो अगर इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो वर्गीकरण का आधार, समाज में लोगों का विभाजन जाति, वर्ग, धर्म, आय, शिक्षा के आधार पर होता है, तो वर्गीकरण का आधार आप देखेंगे पहला ये हो गया। दूसरा होता है ऊंच नीच का क्रम होता है, तो समाज में कुछ वर्गों को अधिक प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकार मिलते हैं, जबकि कुछ वर्ग जो आप देखते हैं वंचित रह जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है एक स्तरीकरण। फिर आता है स्थायित्व। सामाजिक स्तरीकरण एक स्थायी व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होती है। असमानता, तो यह व्यवस्था संसाधन, अवसरों और सुविधाओं के असमान वितरण को भी दर्शाती है कि भाई जो ज्यादा अमीर उच्च जाति के लोग होते हैं, संसाधन ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा समाज में अच्छे से जीवन जी पाते हैं, ठीक है, और जो गरीब होते हैं जिनके पास संसाधन कम होते हैं वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो जीवन पर प्रभाव आप देखेंगे, स्त्रीकरण व्यक्ति के जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। तो भाई एक व्यक्ति जो है वो निचले स्तर का है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसी गरीबी में उसको जीना पड़ता है। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तर की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है स्त्री व पुरुष में असमानता सामाजिक है ना कि प्राकृतिक उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए स्त्री पुरुष असमानता सामाजिक है ना कि प्राकृतिक। तो सामाजिक तौर पर भाई स्त्री और पुरुष में आप देखते हैं भेदभाव आपको देखने को मिलता है। तो असमानता का आधार देखेंगे, स्त्री पुरुष में असमानता प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक है। यदि यह प्राकृतिक होती तो सभी समाजों में महिलाएं सदैव अधीन स्थिति में रहती। ठीक है, तो अगर भाई ये प्राकृतिक होती तो हर एक समाज में आप देखते हैं महिलाएं जो है पुरुष के कंट्रोल में रहती। ठीक है, सफल महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, अनेक महिलाएं राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञान और कला में शीर्ष पदों तक पहुंची है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्षमता लिंग से नहीं बल्कि अवसरों से तय होती है। यानी सेम अवसर अगर महिलाओं को दिए जाए तो वो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अच्छा काम कर पाती हैं। अगर वो कर पा रही हैं तो इसका मतलब ये है ना कि भाई जो उनको पीछे रखा गया है वो सामाजिक तौर पर रखा गया है, प्राकृतिक तौर पर नहीं रखा गया। क्योंकि अगर उनको प्राकृतिक तौर पर रखा जाता तो हमेशा पुरुषों से पीछे रहती, लेकिन जब उनको अवसर मिलते हैं तो पुरुषों से भी बेहतर कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सामाजिक तौर पर उनको पीछे रखा गया है। ठीक है,
मातृत्वात्मक समाज, कुछ समाजों में महिलाओं की सत्ता व्यापक है, जैसे केरल के नायर परिवार और मेघालय की खासी जनजाति। ये दर्शाता है कि सामाजिक संरचना बदलने पर महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं केरल हो गया, मेघालय, तो यहाँ पर आपको महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं नेतृत्व करती हैं। आर्थिक भूमिका, महिलाएं लंबे समय से कृषि, व्यापार और घर की अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक संभाल रही हैं। तो आज के टाइम में आप देखेंगे महिलाएं घर का भी काम करती हैं, कृषि का भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे आपको देखने को मिल रही हैं आज के टाइम में। जैविक शारीरिक आधार निरर्थक, यदि महिलाएं शारीरिक या जैविक आधार पर आयोग होती तो वो समाज और अर्थव्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती। तो आज महिलाएं निभा रही हैं, तो इसका मतलब भाई वो शारीरिक रूप से सक्षम है करने में। तो स्त्री पुरुष असमानता के निर्धारण में जैविक या शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व जिम्मेदार है। तो महिलाओं को पीछे करने में भाई समाज जिम्मेदार है, ना कि उनकी जो प्राकृतिक तौर पर जो उनका शरीर है वो। अक्षमता के प्रति आम व्यक्ति से क्या विचार हैं, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, अक्षमता में सामाजिक दृष्टिकोण देखें तो व्यक्ति केवल शारीरिक या मानसिक कमी के कारण अक्षम नहीं होता, बल्कि इसलिए भी अक्षम माना जाता है क्योंकि समाज उसकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं और व्यवस्था नहीं बना पाता। तो भाई जो भी अक्षम व्यक्ति हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं, वो इस कारण है क्योंकि उनके लिए काम ही नहीं किया जाता। जब उनके लिए काम ही नहीं किया जाएगा, उनको अवसर ही नहीं दिए जाएंगे, उनके लिए सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो वो आगे वो काम कैसे करेंगे अपने लिए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को समाज और कानून ने हाल के समय में सही रूप से स्वीकार किया। तो आज के टाइम में सरकारें इन सब चीजों को समझने लगी हैं। तो भारत में आप देखेंगे निर्योग, अपंग, अंध, बहरा जैसे शब्द अक्सर अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे दिव्यांग लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो भाई भारत में तो ये चीजें आप देखें कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। वो अगर किसी भी शारीरिक रूप से अपंग है तो उसको कह के मजाक उड़ाया जाता है, तो जिससे वो क्या होते हैं भाई और ज्यादा उनकी भावनाएं आहत होती हैं और वो अपने आप को और ज्यादा निर्योग्य जो कह सकते हैं भाई, वो किसी काबिल नहीं समझते। ठीक है, तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। समाज में यह गलत धारणा रही है कि शारीरिक दोष दुर्भाग्य या पाप का परिणाम है, जिससे भेदभाव और हीन भावना बढ़ती है। तो भाई भारतीय समाज में आपको ये भी देखने को मिलता है, कोई अक्षम व्यक्ति है, उसके हाथ पैर या कोई शरीर का अंग खराब है, तो कहा जाता है भाई ये इसके पूर्व जन्म जो थे उसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण भी आप देखते हैं उनको हीन भावना से देखा जाता है। शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाओं की कमी के कारण दिव्यांग लोग अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो भाई शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर दिव्यांग व्यक्ति जाता है, अगर उसके लिए वो सुविधाएं नहीं है तो वो भाई कंपटीशन नहीं कर सकता ना एक स्वस्थ व्यक्ति से। तो इसलिए भी आप देखते हैं वो व्यक्ति जो है हमेशा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी भाई ये चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर वो स्कूल जा रहा है तो भाई उसके लिए व्हील चेयर वगैरह हो गई, ठीक है, या सीढ़ी से उतरने चढ़ने के लिए जो भाई ढलान बनाई जाती है कि उस पर वो जा सके। ठीक है, अगर एक जो है अंधा व्यक्ति है, ठीक है, वो चल नहीं सकता, तो उसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है कि वो कहीं आसानी से आ जा सके। ठीक है, ये मुहैया करवाया जाए। ठीक है, अगर कोई अंधा आदमी है उसके लिए ब्रेन लिपि के द्वारा भाई पढ़ने की सुविधाएं दी जाए ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके लिए करके इनको सुविधाएं देकर इनका भी विकास किया जा सकता है। तो अक्षमता केवल व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि समाज की सोच और व्यवस्था का परिणाम है जो लोगों को अक्षम बनाती है। तो भाई ये केवल ऐसा नहीं है कि एक अक्षम व्यक्ति जो होता है वो अपने कारणों से ही परेशान रहता है, वो सामाजिक तौर पर भाई लोगों के भेदभाव से और सरकार की जो नीतियां होती हैं उस तरह से उसके लिए नहीं बनाई जाती कि वो अपने अवसरों को तलाश कर सके। तो इसलिए आप देखते हैं जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो काफी पिछड़ा रह जाता है। ठीक है, ना कि अपनी अक्षमता के कारण। उसके अंदर जज्बा होता है करने का, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर भी प्रस्ताव पारित किया था कि भाई महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना जरूरी है। आप देखेंगे इस प्रस्ताव में रखी गई थी बातें। तो इसमें स्त्री पुरुषों को समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की बात कही गई थी। राजनीतिक अधिकार, मतदान और निर्वाचन निकायों में भागीदारी महिलाओं को दी जाए। ठीक है ना, विवाह, परिवार और संपत्ति में समानता दी जाए, शिक्षा व रोजगार में बराबरी के अवसर दिए जाएं। तो महिलाओं को इस आप देखेंगे इस अधिवेशन में महिलाओं के लिए भी बहुत सारी बातें रखी गई थी। तो यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में लैंगिक समानता की घोषणा था और आगे चलकर भारतीय संविधान में स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने की नींव रखी। भाई इसी आंदोलन से आप देखते हैं महिलाओं को भी समाज में समान दर्जा दिलाने की बात रखी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक क्या दर्शाती है? तो स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है वो ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी। ये 1882 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक भारतीय समाज में नारीवाद की शुरुआती रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें पुरुष और महिलाओं के साथ समाज द्वारा किए जाने वाले
असमान व्यवहार की कड़ी आलोचना की गई थी कि भाई पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव होता है वो गलत चीज है। ताराबाई शिंदे ने उन सामाजिक रीति रिवाजों और सोच को चुनौती दी जो पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं और महिलाओं पर सख्त बंधन लगाते हैं। ठीक है, तो उनको इन्होंने भाई मानने से इनकार किया, कहा भाई रीति रिवाज के कारण जो महिलाएं समाज में अपनी स्थिति को बेहतर नहीं बना पा रही हैं, सामाजिक तौर पर महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है। पुस्तक में बताया गया कि विधुर को दोबारा शादी की आजादी होती है, जबकि विधवा को अपमान, कठोर नियमों और दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इस किताब में ये भी बताते हैं भाई कि पुरुष जो है दोबारा विवाह कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं कर पाती, वो बेचारी अपनी जिंदगी पूरी ऐसे ही कठोर नियमों और अपमान से जीती है। तो यह पुस्तक महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति को सामने लाती है, समानता व न्याय के लिए महिलाओं की आवाज को मजबूती देती है। तो इस किताब में भाई महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए और उनको भी समान दर्जा और न्याय देने की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक को लिखने के पीछे लेखक की क्या मंशा थी? तो देखिए, सुल्ताना ड्रीम्स लेखिका रुकया साखवात हुसैन की एक काल्पनिक लघु कथा है। इसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जहां महिलाएं सत्ता और नेतृत्व करती हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं। तो एक भाई काल्पनिक कथा लिखी गई थी, इससे समाज को यह दिखाया गया था कि भाई महिलाएं भी जो है वो पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं अगर उन्हें अवसर दिए जाएं। तो उद्देश्य था भाई महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, संदेश यही था कि यह रचना भारतीय नारीवाद और स्त्री स्वतंत्रता की शुरुआती और प्रगतिशील आवाजों में गिनी जाती है। रोकेया ने यह संदेश दिया कि यदि अवसर और वातावरण मिले तो महिलाएं भी समाज को समानता, शांति और प्रगति की ओर ले जा सकती हैं। तो इनका भी ये कहना था भाई महिलाओं को भी अवसर मिलने चाहिए तो वो भी समाज को पुरुषों की तरह आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सांस्कृतिक विविधता से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, विविधता क्या होती है? विविधता का अर्थ है असमानता नहीं बल्कि अलग अलग होना। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, इसका मतलब है कि यहाँ कई प्रकार के समाज और समुदाय साथ रहते हैं। तो विविधता का मतलब असमानता नहीं होता बल्कि बहुत सारी अलग चीजें होती हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? विविधता। तो भारत में आप देखते हैं अलग जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं लेकिन वो सब साथ में मिलकर रहते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक तो भारत के अलग अलग राज्यों में भाषा, पहनावा, भोजन शैली, रीति रिवाज, परंपराएं, लोकगीत, लोक कथाएं, विवाह की परंपराएं, जीवन, संस्कार, कला, संगीत, नृत्य, सुंदर और रोचक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह विविधता भारत को खास और अनोखा बनाती है। तो भारत में जितनी भी विविधताएं हैं वो भारत को क्या करती हैं? और ज्यादा खास और अनोखा बनाती हैं। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा या प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने क्षेत्र, प्रांत या राज्य के हितों को प्रमुख देते हैं कि भाई जो उनका क्षेत्र है वही सबसे अच्छा है, वो दूसरे को उतना महत्व नहीं देते जितना अपने क्षेत्र को देते हैं। क्षेत्रवाद में व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास, अधिकारों और संसाधनों के लिए प्राथमिकता देता है और कभी कभी यह राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी दे सकता है। तो भाई एक देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, तो सब क्षेत्र मिलकर एक देश को बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपने को विशेष दिखाने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने अधिकारों और अपने संसाधनों के लिए, ठीक है ना, वो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं और इससे आप देखते हैं देश की अखंडता को कई बार खतरा आता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे भारत के अंदर देश हैं, जैसे पूर्वोत्तर के बहुत सारे क्षेत्र आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं रही हैं। तो ये क्षेत्रवाद के कारण ऐसी समस्याएं कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा या प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय को प्राथमिकता देते हैं और अन्य धर्म या संप्रदायों के प्रति शत्रुता या असहिष्णुता का व्यवहार करते हैं। यानी उनका धर्म विशेष जो होता है उसको वो ज्यादा मान्यता देते हैं, उसको महत्व देते हैं, और किसी और धर्म को और किसी और समुदाय को वो अच्छे से नहीं व्यवहार करते, और बल्कि क्या करते हैं, कई बार उत्तेजक भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर। तो उसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। तो ये समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन और तनाव को जन्म देती है। तो आप देखेंगे भाई धार्मिक आधार पर कई बार इसके कारण आप देखेंगे विभाजन और तनाव भी उत्पन्न हो जाता है सांप्रदायिकता के कारण। ठीक है, पाश्चात्य व भारतीय धर्मनिरपेक्षताओं में अंतर बताइए। तो देखिए, पाश्चात्य अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्म से पूर्ण अलगाव, यानी जो पश्चिम की जो आप देखेंगे जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म से पूर्ण अलगाव, यानी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, तो यहां पर देखेंगे भाई भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, तो इसमें आप देखेंगे राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, किसको जो धर्म अपनाना है अपनाए। ठीक है, धर्म से कुछ भी राज्य का लेना देना नहीं होता। राज्य आवश्यकता होने पर हस्तक्षेप करता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष में आप देखेंगे अगर जरूरत पड़ती है तब भारत में हस्तक्षेप करना पड़ता है, कई बार समस्याएं आ जाती हैं। तो धर्म और राज्य का पृथक्करण है, यानी धर्म अपना काम करता है, राज्य अपना काम करता है, आपस में धर्म और राज्य जुड़े नहीं होते हैं। यहाँ सभी धर्मों के बीच समानता और संतुलन है। वहीं भारत में देखेंगे आप तो भारत में सभी धर्मों के बीच में संतुलन बनाया जाता है।
प्रकृति ये नकारात्मक है, ठीक है, यानी क्योंकि भाई धर्म का राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, तो कुछ भी भाई इनके आपस में संबंधित नहीं होता, तो ये नकारात्मकता एक तरह से देखें तो। सकारात्मकता होती है क्योंकि भाई यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान लेके चलना पड़ता है, तो धर्म के ऊपर सरकारों को कई बार काम भी करना पड़ता है, ठीक है, तो ये इनके बीच में अंतर है। नेक्स्ट है रंग भेद से क्या तात्पर्य है। तो देखिए रंग भेद एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था या प्रवृत्ति है जिसमें लोगों के साथ उनके त्वचा के रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि भाई इसका रंग ऐसा है, ठीक है ना, इसका जो शरीर ऐसा है, तो उसके आधार पर आप देखते हैं कई बार जो है एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है, तो उसे रंग भेद कहते हैं। तो यह भेदभाव आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अवसरों में असमानता पैदा करता है। तो एक समाज के लिए भाई ये जो चीज है वो खतरनाक हो सकती है, तो इस सब में आप देखेंगे असमानता आपको देखने को मिलती है। तो रंग भेद का सबसे प्रचलित उदाहरण अगर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में रहा, जहां श्वेत लोगों ने असफेद लोगों के खिलाफ एक कठोर और भेदभावपूर्ण नीति अपना रखी थी। तो दक्षिण अफ्रीका में आपने देखा था भाई सबसे कठोर आपको रंग भेद देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर भाई सारे के सारे अधिकार जो है वो श्वेत लोगों को दे रखे थे, अश्वेत लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। बाद में आपने देखा होगा भाई नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद उनको उनके अधिकार दिलाए गए थे, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग वह वर्ग होते हैं जो समाज में संख्या में कम होते हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुसंख्यक वर्ग के मुकाबले कमजोर स्थिति में होते हैं। भाई एक क्षेत्र में जिनकी संख्या कम होगी तो उनको भाई कई बार ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है और उनकी जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होते हैं भाई उस क्षेत्र में तनाव में रहते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, तो भाई अब जाहिर सी बात है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और जहां पर जनसंख्या कम है कई बार भाई आपसी मतभेद होते हैं, तो उस समय जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको कई बार भाई संरक्षण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो समानता सुनिश्चित करना कि भाई उनको भी वही चीजें सारी मिल सके जो बहुसंख्यक लोगों को मिल रही है। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं, भारत में अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम वर्ग है, सिख वर्ग है, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है, लेकिन उनको भी बिल्कुल समान दर्जा है जैसे बहुसंख्यकों का है। तो भाई समानता और सुनिश्चित कराना, तो आप देखते हैं भाई भारत में चाहे कोई अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो सबको समान दर्जा दिया गया है। सांस्कृतिक और पहचान की रक्षा, भाई उनकी अपनी संस्कृति अपनी पहचान है, कोई दबाव नहीं डाला जाता कि भाई वो अपनी संस्कृति और पहचान को छोड़ दें, वो अपनी संस्कृति और पहचान के साथ रखते हैं क्योंकि उनको भाई सरकार का संरक्षण है, राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, तो वो लोग भी अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। सामाजिक समरसता और एकता बनाए रखने के लिए, तो इससे क्या होता है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकारें होती हैं, जो राज्य होता है वो संरक्षण देता है, तो इसलिए आप देखते हैं भाई हमेशा सामाजिक समरसता और एकता बनी रहती है, ठीक है। बहुसंख्यक दबाव से बचाओ, तो भाई अल्पसंख्यकों को लगता है भाई बहुसंख्यक उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, तो उससे उनको बचाव मिलता है, उनको रहता है भाई सरकार का और राज्य का कानून चल रहा है तो वो सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं एक बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये जो संरक्षण कौन देता है, ये राज्य देते हैं, ठीक है। सत्तावादी राज्य से क्या अभिप्राय है, तो देखिए सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य का उल्टा होता है, इसमें आम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती और सत्ता में बैठे लोग किसी के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होते। तो भाई जो सत्तावादी राज्य है जहां पर सत्ता चल रही है तो भाई वो उनकी अपनी चलेगी, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें जैसे सत्ता चलाना है वो चलाएंगे, जनता की उनको कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे राज्यों में अक्सर आप देखेंगे बोलने की आजादी छीन ली जाती है, प्रेस अखबार की जो स्वतंत्रता होती है वो दबा दी जाती है, सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का अधिकार नहीं मिल पाता, यानी सत्ता जो भी मर्जी करेगी, ठीक है ना, वो लोगों को मानना पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकते। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता, तो भाई कानून जो राज्य चला रहा है, सरकारें चला रही हैं, वो अपने हिसाब से चलाती हैं, ठीक है ना, जो भी नियम कायदे कानून है उनका वो पालन करें ना करें कोई उनको रोक नहीं सकता। नागरिकों की कई स्वतंत्रताओं को सीमित तथा खत्म कर दिया जाता है, तो उनके अगर लगता है भाई नागरिकों को ये स्वतंत्रता देनी तो दी जाती है, लगता है नहीं देनी चाहिए तो नहीं दी जाती, तो वो अपने हिसाब से सत्ता को चलाते हैं, निरंकुश शासन भी चलाते हैं, जो मर्जी जैसे करते हैं, उसमें जो आम लोग हैं वो कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट बुक देखते हैं, अगली बुक जो आपकी है वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं। पहला जो आपका है संरचनात्मक परिवर्तन, सेकंड है सांस्कृतिक परिवर्तन, थर्ड आपका है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, फोर्थ आपका है औद्योगिक समाज में परिवर्तन तथा विकास, फिफ्थ आपका है सामाजिक आंदोलन, ठीक है। तो चलिए इन पांचों चैप्टरों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा ने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाला। तो देखिए बहुत सारे प्रभाव डाले थे। सबसे पहला साहित्यिक योगदान आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो लेखक थे वो जब अंग्रेजी में अपनी रचनाएं लिखने लगे तो पूरे विश्व साहित्य में जो है भारत की जो पहचान आगे आई, ठीक है। सेकंड अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसर, तो अंग्रेजी ने ज्ञान से भारत को वैश्विक व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर मिले, यानी भारतीय लोग व्यापार करने विदेश जा सकते थे, ठीक है ना, आसानी से व्यापार कर लेते थे अंग्रेजी के माध्यम से, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, ठीक है। वंचित समूहों के लिए लाभकारी रहा, यानी अंग्रेजी भाषा ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में आगे बढ़ने के द्वार खोले, यानी अब दलित जो थे वो भी अंग्रेजी शिक्षा सीख के उनको बहुत सारे अवसर मिलने लगे थे समाज में।
विशेषाधिकार का प्रतीक, तो आज भी आप देखेंगे अंग्रेजी जानना सामाजिक और आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ माना जाता है। अंग्रेजी ना जानने वालों को आज देखेंगे आप अवसर कम मिलते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं उनको अवसर ज्यादा मिलते हैं। शिक्षा में समानता, तो पहले दलितों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजी ने शिक्षा के नए अवसर जो है उनको प्रदान किए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो चीजें हुई थी भारत समाज पर जब अंग्रेजी भारत में आई तो। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिवेशवाद क्या होता है। तो जब कोई देश अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर किसी दूसरे देश पर शासन करता है और उसके संसाधनों का शोषण करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था, ठीक है, उसके पास शक्ति थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखते हैं आने के बाद यहाँ पर आर्थिक सामाजिक जो हित थे वो अपनी तरफ आकर्षित किए और उसके बाद भारतीय जो अर्थव्यवस्था था उसका शोषण किया। तो ये इसे क्या कहा जाता है, इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है कि भाई शक्तिशाली देश दूसरे कम शक्तिशाली देश पर कब्जा करता है, उनके संसाधनों पर कंट्रोल कर लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, उपनिवेशवादी देश शासित देश की स्वतंत्रता छीन लेते हैं और उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो भाई जो भी उपनिवेशवादी देश होगा जब किसी देश पे कब्जा करेगा तो उसकी स्वतंत्रता छीन लेगा और अपने हिसाब से वहां पे शासन चलाएगा। ठीक है, सेकंड, इनका मुख्य उद्देश्य शासित देशों के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और बाजार का उपयोग करके अपने देश को लाभ पहुंचाना होता है कि भाई उस देश के अंदर जो भी संसाधन मिल रहे हो, जो भी श्रम हो, जो भी बाजार हो, उन सारे संसाधनों को लूटो और किसको लाभ पहुंचाओ, अपने देश को लाभ पहुंचाओ। जैसे ब्रिटेन ने ये तो किया था भाई, हमारे ऊपर क्या किया, शासन किया, यहाँ के श्रम, यहाँ की लेबर और यहाँ के संसाधन सब कुछ इकट्ठा किए, लूटे और ले गए ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, उपनिवेशवाद का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह शासित समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर भी गहराई से प्रभावित होता है। तो उपनिवेशवाद जब आता है केवल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालता भाई, समाज पर भी प्रभाव डालता है। जैसे भारत के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, इन सब चीजों में आपने देखा भाई ब्रिटिश के आने के बाद बदलाव आया था। ठीक है, आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव सबसे व्यापक रहा, जिसने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े हिस्सों पर शासन किया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव आप देखेंगे ब्रिटेन का था, जिसने एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और बहुत सारे जो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र थे इन पर भी इन्होंने क्या किया भाई, कब्जा किया और अपने प्रभाव को जो है प्रभावित किया यहाँ पे, यानी उनके संसाधनों को लूटा और अपने फायदे के लिए इनका शोषण किया। ठीक है, नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए भारत में अगर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की बात करें तो भारत में क्या है भाई, वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण सोच आई, विज्ञान, तकनीक और तर्क का विकास हुआ था, आधुनिक संस्थानों का विकास हुआ। आप देखेंगे प्रशासन और न्याय व्यवस्था यहाँ पर मजबूत हुई थी, ये ब्रिटिश की देन थी। सामाजिक सुधार की बात करेंगे तो इस टाइम आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, विद्यासागर आदि ने कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार कहां से आए थे भाई, ब्रिटिश के द्वारा ही तो आए थे भारत के अंदर। तो इन विचारों ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे राष्ट्रवाद के विकास में। ठीक है, नए पेशों का उदय, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि नए वर्ग आप देखेंगे पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के बाद ही भारत में उभर कर आए थे। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा ने भारत को आधुनिक बनाया लेकिन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया। तो आप देखेंगे भाई जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसने भारत को आधुनिक तो बनाया, लेकिन जो भारत की पहले गुरुकुल व्यवस्था और जो भारत की जो पाठ्य कार्यक्रम वगैरह चलते थे उन सब चीजों को खत्म करने का भी काम किया था पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने। पूंजीवाद किसे कहा जाता है, तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि हो गई, पूंजी, मशीन, उद्योग आदि का स्वामित्व कुछ व्यक्ति या निजी समूहों के पास होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जाता है और उत्पादन व्यवस्था लाभ के आधार पर संचालित होती है। ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो पूंजीवाद ये है भाई जिसके पास संसाधन होते हैं, पैसा होता है, वो पैसा लगाता है और उस पैसे से लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसमें मेन मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की परिभाषा लिखिए। तो औद्योगिकरण क्या है, किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मशीनों, तकनीकों का विकास और उद्योगों की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक बदलाव लाना औद्योगिकरण कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे मशीनें ज्यादा हो गई हैं, तकनीकी का विकास हो गया, उद्योग ज्यादा लगाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्योगिकरण कहेंगे। ठीक है, विशेषताएं, यांत्रिक उत्पादन का उदय, यानी सारा का सारा काम आप देखेंगे मशीनों से होने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा काम। उत्पादन का आधार अमानवीय संसाधन पर निर्भर होता है, यानी मशीन और ऊर्जा पर ज्यादा काम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आदमी कम हो जाते हैं, मशीनें ज्यादा हो जाती है काम करने वाली। वाष्प और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग, तो इस समय आप देखेंगे वाष्प और विद्युत ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया, तो इसे कहा गया था उद्योगिकरण। कहां पर आया था ये सबसे पहले, आप देखेंगे ब्रिटेन में।
शहरीकरण क्या होता है? तो शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरी आबादी बढ़ती है और शहरों का विस्तार होता है। तो भाई जब शहरों में उद्योगीकरण, एक क्षेत्र में उद्योगीकरण होगा और वहां पर लोगों को काम धंधा ज्यादा मिलेगा, तो बड़े पैमाने पर गांव से लोग निकलकर वहां पर जाके रहने लगेंगे। फिर वहां पर आप देखेंगे आधुनिक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होने लगेंगी, तो वो क्षेत्र धीरे धीरे क्या बन जाता है? शहर बन जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? शहरीकरण। ठीक है। तो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, यानी ग्रामीण से लोग शहरी क्षेत्रों में काम धंधे की तलाश में जाते हैं। शहरों की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संरचना बदल जाती है। वहां पर आप देखेंगे शिक्षा की सुविधा आने लग जाती है। ठीक है ना। बाजार डेवलप्ड होने लग जाते हैं। वहां पर आप देखेंगे डॉक्टर होने लग जाते हैं। ठीक है। वहां पर आप देखते हैं मेडिकल सुविधाएं हो जाती हैं, स्कूल आ जाते हैं, कॉलेज आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे शहरी संरचना में जो है बदलाव आता है। तो रोजगार, शिक्षा और सुविधाओं की ओर आकर्षण। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब और ज्यादा चीजें जब वहां पर आ जाती हैं, आधुनिक चीजें आ जाती हैं, रोजगार अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, तो लोग बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में जाने लग जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती है और शहरीकरण और तीव्र होता जाता है। नेक्स्ट है आजादी के बाद भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ? तो आजादी के बाद भारत में औद्योगिकरण, ब्रिटेन में मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इससे सामने भारत के पारंपरिक उद्योग, विशेषकर हस्तशिल्प, टिक नहीं पाया और धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो भाई जब आजादी के बाद आप देखेंगे भारत में औद्योगिकरण उस पैमाने पर नहीं आया। ब्रिटेन ने फायदा उठाया अपने औद्योगिकरण का भारत के अंदर, तो यहां से इन्होंने क्या किया? बड़े पैमाने पर कच्चे माल ले गए और बना बनाया सामान जो है भारत में भेजा, जिससे भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था, यहाँ के जो कारीगर थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? बेकार हो गए, उनको काम मिलना बंद हो गया और उनके जो उत्पादन था वो भी बिकना कम हो गया। सूरत और मुश्लिपट्टनम जैसे पुराने भारतीय व्यापारिक नगर कमजोर पड़ गए और उनका महत्व लगभग समाप्त हो गया। तो जो भारत के पहले जो व्यापारिक नगर थे वो धीरे धीरे क्या किया भाई? वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त, क्योंकि उनका सामान बिक ही नहीं रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे वो आप देखेंगे उद्योग जो नगर हुआ करते थे उस टाइम में भारत के, वो समाप्त होने लगे। ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित वस्त्र आने लगे, जिससे भारत के रेशम, कपास उद्योग उत्पादन और निर्यात लगातार घटता रहा। तो भाई जो कपड़ा ब्रिटेन से आता था वो सस्ता था, यहाँ बनता था महंगा था, तो धीरे धीरे यहाँ का जो उत्पादन था वो खत्म हो गया। जो रेशम और कपास का उद्योग था वो धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होने लगा। लाखों कारीगर, बुनकर और कलाकार बेरोजगार हो गए। इससे कई शहर और कुलीन वर्गों का आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। तो भाई जो भी इसमें काम कर रहे थे लोग, लाखों लोग, वो बेरोजगार हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। पुराने नगरों के पतन के साथ कुछ नए आधुनिक नगर जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विकसित हुए, जो ब्रिटिश प्रशासन और व्यापार के केंद्र बन गए। तो अब भाई ब्रिटिश ने क्या किया? जो उनके लिए सुविधाजनक क्षेत्र थे, जो समुद्री रास्ते थे जहां से वो अपना सामान ला और ले जा सकते थे, उनको उन्होंने क्या किया भाई? औद्योगिक केंद्र के रूप में विस्तृत किया, जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास। तो ये सारे क्या थे? आप देखेंगे ये सारे के सारे आप देखेंगे जो इन्होंने विकसित क्षेत्र किए, अपने व्यापार के लिए गए थे। तो ये औद्योगिक केंद्र बनकर उभरने लगे। जो भारत के पुराने औद्योगिक केंद्र थे वो समाप्त होने लगे। ब्रिटिश औद्योगिकरण ने भारत के पारंपरिक उद्योग व्यवस्था को तोड़ दिया और भारत के कच्चा माल देने वाला देश था ब्रिटिश से तैयार माल लाने वाला बाजार बना दिया। तो भारत को क्या किया इन्होंने भाई? कि अब भारत में क्या हुआ? कच्चा माल जाएगा ब्रिटेन और ब्रिटेन से बनकर सामान यहां पर आएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। यानी भारत को क्या बना दिया भाई? निर्यातक कच्चे माल का और बने हुए सामान का आयातक बना दिया। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था और कमजोर हुई और यहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनकी स्थिति और ज्यादा बेकार हो गई। औद्योगिक क्षरण क्या है? तो औद्योगिक क्षरण उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों की गतिविधियां घटने लगती हैं। इसमें उत्पादन में कमी आती है, अनेक कारखाने बंद हो जाते हैं और श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से औद्योगिक विकास रुक जाता है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। यानी पहले जो भारत में उद्योग चल रहे थे उन उद्योगों को पूरी तरह से समाप्त किया गया, जिससे आप देखेंगे भारत में जो भी लोग काम करने वाले थे, जो भी कारखाने थे, वो सब क्या हुए? धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए। ठीक है। तो इसे क्या जाता है? औद्योगिक क्षरण। यानी औद्योगिक जो पहले चल रहा था काम वो पूरी तरह से खत्म करना औद्योगिक क्षरण कहलाता है। उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो देखिए उपनिवेशवाद के दौरान भारत में आधुनिक राजनीतिक विचार जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और संस्थाओं की नींव रखी गई। तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि भारत लोग ने भी भाई जब पश्चिम से जो विचार थे उनको अपनाना शुरू किया, चीजों को समझना शुरू किया, तो ये काफी अच्छा रहा भारत के लिए। ब्रिटिश शासन ने संसदीय प्रणाली, कानून, न्यायपालिका की संरचना को भारत में लागू किया। तो आप देखेंगे उपनिवेशवाद ने क्या किया? भारत में जो संसदीय प्रणाली चलती है ना, वो उनके द्वारा लाई गई, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की संरचना। तो ये जो आधुनिक प्रशासन के तरीके थे वो ब्रिटिश के द्वारा भारत में आए थे। ठीक है। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिससे विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली आई, विद्यालय और विश्वविद्यालय की जो शुरुआत थी यहीं से हुई थी। नए तौर तरीके अपनाए गए, जैसे विद्यालयों में टाई यूनिफॉर्म पहनना, सड़कों पर बाईं ओर चलना। ये सारी चीजें कहां से आई थी? उपनिवेशवाद की देन थी भारत में। पश्चिम शैली के खाद्य पदार्थों का प्रचलन बढ़ा, रेहड़ी
गाड़ियों पर बर्गर, पेस्ट्री, ब्रेड जैसी चीजें मिलने लगी। उपभोक्ता संस्कृति के साथ आप देखेंगे ब्रिटानिया जैसी नई कंपनियां उदय हुआ जिसने भारतीय बाजार को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत में जो थी वो किसकी देन थी? उपनिवेशवाद की देन थी। उपनिवेशवाद भारत में पहले शासकों से किस प्रकार भिन्न था? तो भाई पहले जो शासन चलता था और जो ब्रिटिश शासन आया वो किस तरह से अलग था? तो भारत में पहले शासक आप देखेंगे मौर्य, गुप्त, मुगल आदि केवल कर वसूलते थे और समाज की पारंपरिक संरचनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करते थे। तो भाई पहले के जो शासक थे ये मकसद था भाई हमें कर मिलता रहे, बस यही है, समाज में जो भी है व्यवस्थाएं चल रही हैं वैसे की वैसे चले, वो कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया तो उन्होंने भूमि व्यवस्था जैसे जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बदली और फसलों को भी तय किया। तो इन्होंने भाई आप देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में काफी आर्थिक संरचना में बदलाव लेकर आए। इन्होंने कर की नई व्यवस्थाएं लागू करी अपने फायदे के लिए। उत्पादन और वितरण को वैश्विक बाजार में जोड़कर भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला बना दिया। और भारत को क्या किया भाई, जब विश्व बाजार से जोड़ा तो किस तरह से जोड़ा कि भारत कच्चा माल देगा। ठीक है, बना हुआ नहीं, कच्चा माल। जबकि आप देखेंगे पहले भारत जो था इनसे ब्रिटिश के आने से पहले बना हुआ सामान जो विदेशों तक जाता था और बहुत ज्यादा मांग होती थी। वह कानूनों से ग्रामीण व वाहों का जंगल में प्रवेश रोका। ठीक है, उसके बाद जो जंगली क्षेत्र से जो उपजाऊ और संसाधनों युक्त क्षेत्र थे उनको भी इन्होंने हथियाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। नई नकदी फसलें, चाय, नील, जूट आदि और संसाधनों का शोषण किया। तो इन्होंने नई नकदी फसलें उगाई जिससे इनको ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, तो पुराने शासकों का असर राजनीतिक सैन्य था, जबकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर तक गहरा स्थायी रहा। ठीक है, यानी पहले के जो लोग थे वो केवल क्या करते थे भाई, उनका ये मकसद होता था, राजनीतिक होता था, सैन्य होता था कि भाई वो टैक्स लेंगे और प्रजा जैसे रह रही है रहेगी। ठीक है, कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरह से जो है इंटरफेयर करते हैं भारत के समाज के अंदर। ठीक है, उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की किस प्रकार उत्पत्ति हुई? तो देखिए उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति पश्चात आप देखेंगे शिक्षा, लोकतांत्रिक विचार और स्वतंत्र आंदोलन के प्रभाव से हुई। तो उपनिवेशवाद के भाई हमारे यहाँ राष्ट्रवाद कैसे आया था? तो हमने जो पुराने जो आंदोलन चल रहे थे विदेशों में, यूरोप में, उन सबसे प्रेरणा ली। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो थे ना, आप देखेंगे जो वहां पर फ्रांसीसी क्रांति वगैरह हुई थी तो उनके विचार देखेंगे आप काफी हद तक भारत में आए और भारत राष्ट्रवाद ने भी उससे प्रेरणा ली। औपनिवेशिक शोषण ने लोगों को राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। तो भाई औपनिवेशिक शोषण इतना बढ़ गया कि बाहरी लोग आके हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं और अपनी व्यवस्था को चला रहे हैं और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारा जो देश है उसका शोषण करके और हमें ही परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी जागृति धीरे धीरे लोगों के अंदर आने लगी। तो इससे राष्ट्रवाद को बल मिला और उपनिवेशित समाजों ने उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित होकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना की। तो उसके बाद भाई लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उभरा कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम पूर्वज हमारे यहाँ पूर्वजों से रह रहे हैं, बाहर के लोग आके हमारा शोषण कर रहे हैं। तो आपसी एकता, समानता और बंधुत्व की भावना लोगों के अंदर बढ़ी और राष्ट्र राज्य के प्रति जागरूकता फैली, जिससे उन्होंने स्वतंत्र रूप से आंदोलन करना शुरू किया कि भाई ये चीजें गलत है। ठीक है, भारत में किन शहरों को अंग्रेजों ने बसाया था और क्यों? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए प्रमुख शहर अगर आप देखेंगे कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना 1690 में जॉब चॉर्नेक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए की। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल और पूर्वी भारत के व्यापार को नियंत्रित करना था और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना था। तो मेन मकसद था भाई व्यापारिक केंद्र बनाना ताकि यहां से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। मुंबई, बॉम्बे जो था, आज मुंबई कहते हैं इसे, बॉम्बे को 1661 में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को विवाह में दहेज के रूप में दिया। बाद में आप देखेंगे 1668 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। इसका उद्देश्य पश्चिम भारत के व्यापार को संचालित करना और भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को आसान बनाना था। ठीक है, तो कोलकाता आप देखेंगे पूर्व की तरफ और मुंबई देखेंगे आप पश्चिम की तरफ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक रणनीति अपनाई गई थी। मद्रास आप देखेंगे, मद्रास की स्थापना 1639 में हुई थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य से चंद्रगिरी क्षेत्र की भूमि खरीदी। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के व्यापार को नियंत्रित करना था। तो भाई दक्षिण भारत को जो नियंत्रित करना था व्यापार को, इसलिए इन्होंने मद्रास को जो है अपना ठिकाना बनाया। तो इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य एवं रणनीतिक केंद्र बनाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यापार के लिए भी इंपॉर्टेंट था और सैन्य गतिविधियों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट बनाया गया। ठीक है, फिर आता है दिल्ली। तो नई दिल्ली की स्थापना आप देखेंगे 1911 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में की गई। इसका उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना था और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करना था। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर में दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया और यहां से पूरे प्रशासन को चलाते थे ताकि चारों तरफ अच्छे से प्रशासन को चलाया जा सके और ब्रिटिश शक्ति को दिखाया जा सके। तो इसलिए इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है नगरीकरण और औद्योगिकरण का परस्पर संबंध है, चर्चा कीजिए। तो देखिए उद्योगीकरण और नगरीकरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। उद्योगीकरण, नगरीकरण, तो देखिए उद्योग लगने से रोजगार बढ़ता है, गांव से लोग शहर आते हैं और शहरों की आबादी व आकार बढ़ता है। यानी सबसे पहले किसी क्षेत्र में मान लीजिए उद्योगीकरण आया तो इस क्षेत्र में लोग काम करने के लिए आएंगे, और जब काम करने के लिए आएंगे बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जहां पर रहेंगे वहां पर आप देखेंगे नगरीकरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पहले उद्योगीकरण लगेगा, लोग काम करने आएंगे तो वहां पर आपको नगरीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, नगरीकरण, उद्योगीकरण, तो शहर उद्योगों का श्रम शक्ति, बाजार, परिवहन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराते हैं। तो भाई जहां पर नगरीकरण होगा वहां पर भी उद्योग लगाना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर और ज्यादा उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरह से आप देखें उद्योगीकरण और नगरीकरण जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जहां उद्योग होगा वहां नगरीकरण अपने आप हो जाएगा, और जहां नगरीकरण होगा वहां पर अपने आप उद्योग जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक जीवन शैली, उत्पादन व व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे भाई जहां पे उद्योगीकरण होगा वहां पर सामान बनेगा, उत्पादन होगा, व्यापार होगा, और वहां पे जो लोग रह रहे होंगे तो वहां पे लोगों की जरूरतें होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, और आधुनिक जीवन शैली, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन व्यापार को बढ़ाते हैं और समाज को आधुनिकता व आर्थिक विकास की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो उद्योगीकरण और नगरीकरण क्या करते हैं भाई, समाज को आधुनिकता की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है ना, और आर्थिक विकास की ओर लेकर जाते हैं। भारत, स्वतंत्र भारत में एम एम एस ए राव के अनुसार भारतीय गांवों पर नगरों की प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने नगरों और गांवों पर कहते हैं भाई जो नगर होते हैं गांवों पर कई प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रवास, कई गांवों से लोग रोजगार के लिए शहरों और विदेशों में जाते हैं, जिससे गांव की जनसंख्या और जीवन शैली प्रभावित होती है। तो भाई जब लोग गांव से शहरों की तरफ जाएंगे तो जो गांव में जनसंख्या है वो आपको कम होती दिखाई देगी। ठीक है, औद्योगिक प्रभाव, जो गांव औद्योगिक शहर जैसे भिलाई के पास होते हैं वहां शहरी जीवन शैली, रोजगार और सुविधाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। और मान लीजिए अगर किसी गांव क्षेत्र के आसपास अगर उद्योग लगाए गए तो वो जो गांव क्षेत्र होता है वो उद्योगों से प्रभावित होकर वहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे शहरों का विकास होना शुरू हो जाता है। वहां पर आप लोग देखेंगे क्योंकि वहां पर रोजगार मिलता है। ठीक है, वहां की जीवन शैली बदलती है, वहां पर सुविधाएं आती हैं तो रहन सहन की प्रक्रिया बदलती है। तो जिन क्षेत्रों के पास उद्योग लगते हैं, ठीक है ना, औद्योगिक प्रभाव के कारण वो गांव धीरे धीरे शहरों की तरफ विकसित होने लग जाते हैं। महानगरों का विस्तार, तो बड़े शहरों के बढ़ने के आसपास गांव प्रभावित होते हैं, कुछ गांव शहर में मिल जाते हैं और उनकी पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे शहर और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं तो आसपास के गांव भी उस शहरों में मिल जाते हैं। तो इससे आप देखेंगे गांव की पहचान समाप्त हो जाती है और वो क्षेत्र भी शहरीकृत होने लग जाते हैं। भूमि का उपयोग परिवर्तन, तो खाली या कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र शहरों के विकास के लिए उपयोग में ले ली जाती हैं। तो जो भी भाई आसपास की खाली जमीन होती है वो सारी शहरों के नियंत्रण में, शहर काम के नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, तो वो क्षेत्र आप देखें धीरे धीरे क्या होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी गांव से शहरों की ओर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बहुत से सामाजिक विषयों को उठाया, वे क्या थे। तो देखिए भारतीय समाज लंबे समय तक कई सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त रहा है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद जैसी प्रथाओं ने समाज को कमजोर बनाया। तो बहुत सारी कुरीतियां आप देखते हैं भारत में भाई प्राचीन समय से चली आ रही थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए कई सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है ना, और इन कुरीतियों को सुधारने के प्रयास किए। तो उपनिवेशवाद से पहले सुधार के प्रयास, तो उपनिवेशवाद से पहले भारत में इन सामाजिक भेदभावों के खिलाफ आवाज उठती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे आधुनिक विचारकों के प्रभाव से ये सुधार आंदोलन संगठित रूप में सामने आए। तो पहले भी जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ लोग आवाज उठाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में आंदोलन करते हैं लोग। ठीक है ना, बड़े बड़े आप देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन चलाते हैं कि भाई जो कुरीतियां इनको बदलना जरूरी है। तो बड़े पैमाने पर काम इस पे शुरू हुआ। तो राजा राम मोहन राय का योगदान इंपॉर्टेंट रहा। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने आधुनिक तर्कों के साथ हिंदू शास्त्रों का हवाला देकर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा जो है वो धर्म सम्मत नहीं है। तो उन्होंने बताया भाई कि धर्म में कहा गया सती प्रथा वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीजें गलत है। फिर कंदुकिरी वीरेशलिंगम का योगदान, तो जो कंदुकिरी वीरेशलिंगम ने अपनी पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज में नए न्याय के तर्कों का प्रयोग करते हुए सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। तो उन्होंने भाई एक बुक लिखी और उस बुक में बताया कि भाई जो न्याय के आधार पर चीजें आप कहते हैं वो गलत हैं, ये कुरीतियां हैं, ये चीजें सही नहीं है, इनको बदलना जरूरी है। तो उन्होंने जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उनको तर्क के आधार पर गलत साबित किया अपनी पुस्तक के अंदर। गोविंद महादेव रनाडे का योगदान, तो गोविंद महादेव रनाडे ने विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ की रचना कर शास्त्रों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह को वैध बताया और वेदों की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो विधवा विवाह को स्वीकार करती थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई कि जो कहा गया है कि हमारे जो ग्रंथों में इसकी मान्यता नहीं है ये गलत है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों
को जो है बताया कि भाई बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ थे उन वेदों में जो व्याख्याएं दी गई थी उन व्याख्याओं को प्रस्तुत करके बताया कि भाई भारत में ग्रंथों में भी जो विधवा विवाह है उसको स्वीकृति है और देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं करी, तो उसके आधार पर ये जो एक कुरीति चली आ रही थी उसको खत्म किया गया। 20वीं सदी के कुछ आधुनिक सामाजिक संगठनों के नाम बताइए। तो देखिए, ब्रह्म समाज बंगाल में था, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और महिला सुधार की बात करी। आर्य समाज वेदों पर आधारित समाज सुधार और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। और अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम 1914 मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और अधिकार पर इन्होंने बात कही थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तो महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए संगठन था ये। फिर आता है आपका अखिल भारतीय कांग्रेस, तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक और महिला सुधार का जो है इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो सामाजिक संगठन थे। पश्चिमीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिम देशों की संस्कृति, सोच और जीवन शैली को अपनाना। भारत में यह प्रक्रिया उस छोटे वर्ग से शुरू हुई जो सबसे पहले पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। तो आप पश्चिम के विचार, पश्चिम की जो पहनावा, बोलचाल, तो ये सारी चीजें अगर आप अपना रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमीकरण कहा जाएगा। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम जब भारत का हो रहा था, जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, उस समय बहुत सारे मध्यवर्गीय लोग थे जो काफी ज्यादा पश्चिमीकरण से प्रभावित हुए थे। तो इन लोगों ने पश्चिमी सोच, व्यवहार, शिक्षा, पहनावे और जीवन शैली को अपनाया और उसे आगे भी फैलाया। तो भारतीय समाज और संस्कृति में आए ये परिवर्तन लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन का परिणाम थे। तो भारत में जो भाई ब्रिटिश शासन रहा 150 साल, उसका परिणाम देखने को मिलता है कि भारत में पश्चिमीकरण शैली जो है काफी ज्यादा विकसित हुई। और आज भी आप देख सकते हैं काफी पश्चिमीकरण को जो हम अपनाते हैं। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण का अर्थ बताइए। तो देखिए, संस्कृतिकरण क्या है? तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या जनजाति के लोग उच्च जाति जीवन शैली, रीति रिवाज, अनुष्ठान, मूल्य और विचारों को अपनाते हैं ताकि समाज में अपनी स्थिति सुधार सकें। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण शब्द दिया था। तो सबसे पहले देखेंगे आप, जो मैसूर सिंहाचार्य श्रीनिवासन थे, उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द दिया था। यही था भाई, जो निम्न जातियां होती हैं उच्च जातियों की तरह दिखना, बिहेव करना शुरू करती हैं, उनके जैसे उनके रीति रिवाज और उनके जो भी रहन सहन, खान पीन होता है उनको अपना लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिकरण कहा जाता है। विसंस्कृतिकरण तो विसंस्कृति वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समाज धीरे धीरे अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं और सामाजिक मूल्य खो देता है। यानी जो पहले से चली आ रही किसी भी एक समाज की जो संस्कृति है, जो उसकी रीति रिवाज है, मान्यताएं, उसको जब वो धीरे धीरे खो देता है, खत्म कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विसंस्कृतिकरण। यह तब होता है जब किसी दूसरी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है और मूल संस्कृति पहचान कमजोर या समाप्त हो जाती है। यानी एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर हावी होती है तो वो लोग उस संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो अपनी संस्कृति होती है उसको खो देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? विसंस्कृतिकरण। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भाई समाज और सार्वजनिक जीवन में धर्म के प्रवाह को कम होना। इसमें किसी भी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता और सभी धर्मों को समान माना जाता है। यानी आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं, सभी धर्मों को समान मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। आधुनिक समाज धीरे धीरे अधिकांश पंथ निरपेक्ष बनता जा रहा है जहां व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय धर्म से अलग होकर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आधुनिक समाज भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे पंथ निरपेक्ष है। आज जो भी समाज में फैसले लिए जाते हैं वो धर्म के आधार पर ना लेके समाज के आधार पर लिए जाते हैं। उदाहरण, आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थाएं, आम लोगों के बीच दूरी बढ़ रही है और लोग शिक्षा, राजनीतिक व रोजगार के जीवन में धर्म की बजाय तर्क और कानून को महत्व दे रहे हैं। तो आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोग धर्म की बजाय तर्क और कानून को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, आधुनिक समाज में। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता में क्या संबंध है? तो पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता दोनों ही आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आज के टाइम में आपको पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षकरण एक साथ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पश्चिमीकरण का मतलब पश्चिम देश जैसे यूरोप और अमेरिका की सोच, जीवन शैली, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को अपनाना। इसमें आप देखेंगे तर्क, विज्ञान, आधुनिक विचारों का महत्व दिया जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, पूरी तरह से आप किस पे डिपेंड करते हैं कि भाई आप किस तरह से देखते हैं समाज को, किस तरह से रहते हैं, ठीक है ना, कौन सी जीवन शैली अपना रहे हैं, और ज्यादातर आप शिक्षा ले रहे हैं और कोई भी बात जो वैज्ञानिक तर्क पर आप उस चीज को सोचते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें पश्चिमीकरण है, ठीक है। तो ये आधुनिक विचार भी कहा जाता है आज के टाइम में इसे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो राज्य किसी एक धर्म का नहीं मानता, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, धर्म को व्यक्ति का निजी मामला माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, समाज में धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, धर्म जो होता है एक व्यक्तिगत हो जाता है और किसी को भी धर्म से मतलब नहीं होता समाज को, ठीक है ना। समाज को किससे मतलब होता है भाई? आपसी भाईचारे से, ठीक है ना, समाज को एक साथ आगे बढ़ाने से मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिकरण भेदभाव
वह असमानता को बढ़ावा देता है, इसका वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए सांस्कृतिकरण असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराता है। इसमें समाज पवित्रता और अपवित्रता महत्व देता है जो जाति से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिकरण का मतलब क्या है कि भाई आप ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो उच्च जाति के हैं और आप निम्न के हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप जो भेदभाव और जो असमानता है उसको सही ठहरा रहे हैं, तभी तो आप उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखते हैं ये गलत है, क्योंकि भाई सांस्कृतिकरण में महत्व दिया जा रहा है तभी तो उनके जैसा बना जा रहा है। तो उच्च जाति को श्रेष्ठ और निम्न जाति को हीन माना जाता है, तो इसमें आपने मान लिया है कि भाई कि उच्च जाति जो श्रेष्ठ है, इसलिए तो आप सांस्कृतिकरण कर रहे हैं। उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के साथ किया गया भेदभाव एक विशेषाधिकार बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति लोगों को क्या करेंगे, शोषण करेंगे या उनको निम्न समझेंगे, और ऊंचे लोगों का क्या ये विशेषाधिकार है, आपने उसको मान्यता दे दी। तो इस तरह सांस्कृतिकरण भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है। तो सांस्कृतिकरण क्या कर रहा है भाई, भेदभाव और जो असमानता उसको बढ़ावा ही तो दे रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कृषक समाज संरचना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कृषक समाज संरचना से तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होती हैं। ठीक है, तो कृषक समाज में आप देखेंगे लोग ज्यादातर किस गतिविधि में होते हैं, वो कृषि कर रहे होते हैं, तो उनका समाज भी जो होता है पूरी तरह से कृषि पर आधारित होता है। इस समाज में अधिकांश जनसंख्या खेती, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है तथा इसकी सामाजिक संरचना प्राय जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित और संचालित होती है। तो लोग टोटल आप देखेंगे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और जो पूरा समाज होता है वो जाति आधारित होता है। ठीक है, भारतीय कृषक समाज में भूमि का महत्व समझाइए। तो देखिए कृषि में भूमि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्पादन का एक साधन है। भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग आदि उत्पादन कार्यों में किया जाता है। संपत्ति का एक प्रकार है, तो भूमि एक मूल्यवान संपत्ति है जिससे वो खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। जीविका का एक प्रकार है, बहुत से लोग अपनी आजीविका कृषि पर ही निर्भर होती है टोटल उनकी। ठीक है, तो उनके लिए जीविका का आधार है। जीने का एक तरीका है, तो भूमि से लोग जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक जीवन से जो है वो जुड़े होते हैं। तो जिस क्षेत्र में रह रहे होते हैं भाई उनकी अपनी एक सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं, तो उससे ये लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, बेगार से क्या मतलब है, तो बेगार से तात्पर्य ऐसी मजबूरी में बिना किसी भुगतान के किए जाने वाले श्रम या काम से जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए बाध्य होता है। तो भाई कोई व्यक्ति मजबूर होता है, ठीक है ना, उसने किसी से उधार ले लिया, अब वो जमींदार क्या करता है भाई, जबरदस्ती अपनी जमीनों पे काम कराता है बिना पैसे दिए हुए, तो इसे क्या कहा जाता है, बेगारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का शोषण होता है जहां व्यक्ति को किसी प्रकार का मेहताना या मजदूरी नहीं दी जाती, फिर भी उसे कार्य करने के लिए विवश कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले के टाइम में आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे किसान होते थे जिनसे जबरदस्ती जो है जमींदार काम कराया करते थे और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे, तो ये बेगार है, यानी जबरदस्ती शोषण के द्वारा उनके श्रम लेना जो होता है वो क्या कहलाता है, बेगार कहलाता है। मैट्रिक्स घटनाएं किसे कहा जाता है, तो मैट्रिक्स घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों की एक श्रृंखला से मिलकर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, यानी कई बार प्रभाव पड़ता है वो कई सारी घटनाओं के कारण पड़ता है, अर्थात अलग अलग कारक मिलकर एक गंभीर स्थिति पैदा करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोई घटना घटती है। यानी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण आप देखेंगे कोई एक घटना घट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में किसान आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटना का उदाहरण है। किसान सदियों से सूखा, फसल का नष्ट होना, कर्ज का बोझ, कम आय और सामाजिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। तो जब ये सभी कारण एक साथ प्रभाव डालते हैं तो किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स घटना। यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती है, बेचारा परेशान हो जाता है, उन सभी घटनाओं से त्रस्त होकर वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स जो घटना है। रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा एक कृषि व्यवस्था थी जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि कर सीधे किसानों से वसूला जाता था ताकि कर संग्रह की प्रक्रिया सरल हो सके। इसे 1820 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मुनरे द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट किसान से भाई ब्रिटिश ने संपर्क किया और बोला कि भाई ये जमीन है, इतना आपको टैक्स है हर साल देना है, हम डायरेक्ट आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, हम किसी और से नहीं। पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारों को बिचौलिया रखा जाता था, लेकिन इस व्यवस्था में जमींदारों को हटा दिया गया, डायरेक्ट किसान से टैक्स कौन लेंगे, ब्रिटिश अधिकारी लेंगे। ठीक है, तय कर दिया जाता था और लिया जाता था। ये सबसे पहले किसने शुरू करी थी, थॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू की थी। आजादी के बाद भारत की कृषि स्थिति क्या है, तो देखिए पारंपरिक विधियां आज भी आपको देखने को मिलती हैं। खेती में पुराने तरीके का उपयोग होने से उत्पादन कम होता है। भूमि का असमान वितरण, तो कुछ लोगों के पास बहुत अधिक जमीन है जबकि बहुत सारे लोगों के पास जमीनें ही नहीं है। कृषि उत्पादनता में कमी है, तो आधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी के कारण आप देखते हैं उत्पादन कम हो पाता है। संस्कृति और सामाजिक समस्याएं, तो परंपराएं और सामाजिक बाधाएं विकास में आज भी रुकावट है ग्रामीण क्षेत्रों में। अवसर
अवसंरचना की कमी, सड़क, बिजली, सिंचाई और परिवहन जैसी सुविधाएं आज भी जो आप देखेंगे जो भारत का जो ग्रामीण समाज है वहां पर नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। कृषि मजदूरों के संचार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कृषि मजदूरों का संचार वह प्रक्रिया है जिसमें मजदूर एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते हैं। हरित क्रांति के बाद किसान और मजदूरों के पुराने संबंध कमजोर हो गए हैं। समृद्ध क्षेत्रों में काम की मांग बढ़ी है, इसलिए मजदूर मौसमी रूप से भी जाने लगे। तो जहां पर काम होता है वहां पर लोग जाते हैं, करते हैं, फिर दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर मजदूर बेहतर मजदूरी के लिए दूसरे इलाकों में काम करते हैं और काम खत्म होने पर अपने गांव लौट आते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कृषि मजदूरों का संचार कहा जाता है। ठीक है, यानी समय और जरूरत के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, काम करके वापस लौट आना, तो इसे क्या कहा गया है? कृषि मजदूर संचार। ठीक है, कृषि मजदूरों का महिलाकरण से क्या समझते हैं? तो देखिए, कृषि मजदूरों का महिलाकरण का अर्थ है खेती और कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ना। तो गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में पुरुष मजदूर रोजगार की तलाश में गांव से बाहर चले जाते हैं, इसके कारण खेतों में काम करने की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर पड़ती है। ठीक है, तो आज भी कई क्षेत्रों में आप देखेंगे महिलाएं कृषि मजदूरों का मुख्य आधार बन गई हैं। महिलाओं की इसी बढ़ती भूमिका को कृषि मजदूरों का महिलाकरण कहा जाता है। तो ज्यादातर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे खेतों में काम करती हुई महिलाएं दिखेंगी, तो इसीलिए कहा जा रहा है भाई महिलाओं का जो है, आप देख रहे हैं मजदूरों का जो है महिलाकरण होता जा रहा है। हमारी बहुत सी संस्कृति, प्रथाएं एवं प्रतिमान किस प्रकार हमारी कृषि पृष्ठभूमि से संबंध होते हैं? तो देखिए, भारत की ग्रामीण, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना गहराई से कृषि और कृषिक जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो आज भी हमारे बहुत सारे काम और बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे रीति रिवाज जो है कृषि से आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो खेती केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का भी आधार रही है। हमारी अनेक संस्कृतियां, रस्में और परंपराएं कृषि के विशेष महत्व दिखाई देते हैं। बुआई, कटाई, फसल पकने से जुड़े अवसरों पर उत्सव और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले नव वर्ष का प्रमुख त्यौहार भी कृषि से ही जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में आप देखेंगे पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं। तो ये त्यौहार नए कृषि मौसम की शुरुआत और अच्छी फसल की खुशी को दर्शाते हैं। यानी कृषि जो है भारतीय समाज में और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अपने लोग महत्वपूर्ण त्यौहार और पर्व जो है कृषि संबंधित चीजों से ही मनाते हैं। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे कि जो भारत की संस्कृति है वो कृषि से काफी हद तक जुड़ी हुई है। भारत में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, भारत में किसान सदियों से सूखे, फसल ना होना, ऋण का अभाव, तो ये सारी समस्याएं हमेशा से किसानों के पास रही हैं। ठीक है, तो किसानों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारण भाई उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी, भाई पैसा ज्यादा लगता है, उत्पादन उनका उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, बाजार स्थिर नहीं रहता, यानी उनके जो मुनासिब दाम होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते। अत्यधिक उधार ले लेते हैं भाई, उधार ज्यादा लेकर वो खेती करते हैं और कई बार फसलें नहीं होती तो उधार नहीं चुका पाते, तो बोझ पड़ जाता है उनके ऊपर। खेती का ना होना, खेती उनके पास कम है, ठीक है, लिमिटेड खेती और उसमें भी उत्पादन उतना नहीं हो पाता, वो अपना घर परिवार चला पाए। ठीक है, ग्रामीण समाज में जाति व वर्ग में क्या संबंध है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग की संरचना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती है। पारंपरिक रूप से उच्च जाति के लोगों को उच्च वर्ग माना जाता है, जबकि निम्न जाति के लोगों को निम्न वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये जो वहां पर आप देख रहे हैं पारंपरिक तौर पर ये विभाजन जो चलता ही आ रहा है। उच्च जातियों के लोगों ने गांव के प्रमुख संसाधन, विशेषकर भूमि और श्रम बल पर नियंत्रण बनाए रखा है। तो भाई जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जमीन उनके पास ज्यादा होती है, संसाधन उनके पास ज्यादा होता है, तो गांव में रुतबा भी उनका ज्यादा होता है, तो इसके कारण वे आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली बने हैं। वहीं निम्न जातियां अधिकतर कृषि मजदूर या छोटे किसानों के रूप में निर्भर रहती हैं। तो भाई जिनके पास ज्यादा जमीन है तो उनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं, तो पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो वो शक्तिशाली होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास संसाधन कम है, पैसे कम है, तो वो गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ग्रामीण समाज में जाति आधारित सामाजिक स्थिति और वर्ग आधारित आर्थिक स्थिति एक दूसरे को मजबूत करती है। तो कह सकते हैं भाई कि जिसके पास पैसा है, वो जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास जमीन ज्यादा है, तो वो जाति है, तो भाई उच्च वर्ग का है, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं तो उच्च जाति का है। तो आप देखेंगे जो उच्च जाति में वो हमेशा आपको उच्च वर्ग ही दिखाई देगा, क्योंकि पैसा और संसाधन ज्यादा है। निम्न जाति का है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास खेत नहीं है, तो उसके पास काम कम है, तो निम्न जाति का उसके लिए उसको वो निम्न ही रह जाता है। तो आर्थिक असमानता आपको देखने को मिलती है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो ज्यादा संपन्न है, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास संसाधन नहीं है, तो वो गरीब हैं आज भी। तो ये आपको वर्ग विभाजन देखने को मिल जाता है आज भी, अगर भारतीय ग्रामीण समाज में देखेंगे तो। हरित क्रांति के बारे में लिखिए। तो देखिए, हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में हुए कृषि परिवर्तन के दौरान को कहा जाता है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीक और प्रौद्योगिकियों का अपनाया गया था। हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और देश में खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसने भूख और गरीबी को कम करके ग्रामीण आजीविका में सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसमें अनुसंधान के माध्यम से विकसित गेहूं, चावल के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों
किस्मों की शुरुआत की गई। ये कीटनाशक, खाद्यों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। ठीक है, तो शॉर्ट में समझे, हरित क्रांति क्या थी भाई? भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी थी, विदेश से मंगाना पड़ता था, भारत आत्मनिर्भर नहीं था, बाहर से जो फसलें, जो अनाज आता था, गेहूं आता था, वो लो क्वालिटी का आता था, पैसा ज्यादा देना पड़ता था। तो इसलिए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें अनुसंधान के द्वारा अच्छी किस्म की बीजें, खाद, उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, ताकि हम अपने देश के अंदर खाद्यान्न फसलों को ज्यादा से ज्यादा उगा सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो हरित क्रांति ने भाई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। हमारे यहाँ उत्पादन इतना ज्यादा हो गया खाद्य फसलों का कि हमारे यहाँ बफर स्टॉक हो गया और हमें विदेशों से नहीं लेना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी नीति थी गवर्नमेंट की, हरित क्रांति, जिसके जरिए देश में खाद्यान्न जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अच्छे खाद, अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, ठीक है, और कीटनाशक, ताकि फसल अच्छी हो सके। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में किस प्रकार वृद्धि हुई? तो देखिए, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया, लेकिन इससे आप देखेंगे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी थी। नई तकनीक और संसाधन केवल उन इलाकों तक पहुंचे जहां पहले से अच्छी सिंचाई और भूमि थी, जैसे कि उत्तर भारत के कुछ हिस्से। तो देखो, कुछ असमानता भी देखने की मिली हरित क्रांति के टाइम में। जो भाई अच्छी जगह थी, जहाँ पे जमीन अच्छी थी, सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, तो सरकारों ने उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, तो आप देखेंगे वहां पर उत्पादन ज्यादा हुआ और वहां के किसानों, जो जमीन के मालिक थे, उनको ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये सारी सुविधाएं नहीं थी, वहां तक जो था हरित क्रांति नहीं पहुंच पाई, तो वहां पर आप देखेंगे वो क्षेत्र उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो छोटे किसान और उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी थी, यहां नई तकनीकें नहीं पहुंच पाई, जिससे उनका उत्पादन नहीं बढ़ सका। जो बड़े किसान नई तकनीक का फायदा उठाने में सक्षम थे, आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हो गए, जबकि छोटे किसान पीछे रह गए। ठीक है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जिनके पास पैसा था, संसाधन था, उन्होंने लगाया और ज्यादा वो अमीर हो गए, लेकिन जो गरीब, जो इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। ठीक है, इस तरह हरित क्रांति धनी और गरीब किसानों के बीच खाई को और गहरा कर दिया। तो इससे आप देखेंगे भाई, छोटे और बड़े किसानों के बीच में जो था एक आर्थिक असमानता की खाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन ब्रेमन का घुमक्कड़ मजदूर फुटकर लेबर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। तो भाई जहां पे हरित क्रांति आई, वहां पर किसानों की मांग, किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो बड़े पैमाने पर आप देखेंगे मजदूर आए। पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में अप्रवास कर जाते थे, और प्रवसन करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्र से आते थे। तो कौन से क्षेत्र से लोग थे? वही जहां पर भाई खेती अच्छी हो रही है, वहां पर उनको काम मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता था और जहां पर उत्पादन नहीं था, तो वो लोग ऐसे क्षेत्र में जाके मजदूरी करके पैसा कमाते थे जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो प्रवासन करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर कहा है। ठीक है, तो इनको ही क्या कहा गया? घुमक्कड़ मजदूर, जो अपनी आजीविका की तलाश में दूसरे खेतों में जाकर काम किया करते थे। ठीक है, संविदा कृषि के बारे में बताइए। तो कृषि का भूमंडलीकरण का अर्थ है भारतीय कृषि उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल करना। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का किसानों पर असर पड़ा। पंजाब, कर्नाटक जैसे इलाकों में किसानों द्वारा कंपनियों ने कुछ निश्चित बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, निश्चित फसलें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा संविदा खेती पद्धति के तहत उगाई जाने वाली फसलों की पहचान की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों से फसलें खरीद लेती हैं। ठीक है, तो संविदा कृषि का मतलब यह है भाई कि कुछ फसलें जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए होती है, तो वो किसान से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको पैसा देते हैं और कहते हैं भाई आप इस चीज की खेती करो, और उसके बाद जब आपकी खेती संपन्न हो जाएगी, जो फसल होगी उसको हम खरीद लेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? संविदा खेती। तो बड़े पैमाने पर आप देखते हैं आज के टाइम में ये आपको देखने को मिलती है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है, तो बहुत सारे संसाधन जिस क्षेत्र में नहीं हो पाते, तो वो लोग उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज में नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग के उद्भव पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, प्रबल जातियों के किसानों ने कृषि के लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारियों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। इससे नए उद्यमी समूह का उदय हुआ, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों की ओर पलायन किया, जिससे नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय हुआ, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हुए। ठीक है, तो ग्रामीण समाज में आप देखेंगे जब उत्पादन ज्यादा हुआ, तो इन्होंने अपना सामान कहाँ भाई ज्यादा लाभ कमाने के लिए बाजारों में बेचना शुरू किया। ठीक है, तो अब देखेंगे धीरे धीरे यहीं पर जो होता है, जो खरीद और फरोख्त करने वाले व्यक्ति थे, उसमें एक उद्यमी वर्ग उभर कर आता है। ठीक है, जो क्या करता है भाई, सामान को खरीदता और बेचता है। तो इनका विकास काफी तेजी से होता है। ठीक है ना, काफी सक्षम होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है बाद में? अभिजात वर्ग। ठीक है, तो क्षेत्रीय स्तर पर इनका उदय होता है और ये आर्थिक और राजनीतिक रूप में काफी सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा था। ठीक है, आजादी के बाद भारत में विभिन्न भूमि सुधार लागू किए गए, इसमें विषय में लिखिए। तो देखिए, 1950 से 70 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य स्तर पर भी चलाया गया। इसका इरादा परिवर्तनों को लाने का था कि भाई कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जाए जिससे किसानों को फायदा हो सके। तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, बिचौलिए खत्म किए गए भाई, और
पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण अधिनियम कि भाई जमीनें जिसके पास ज्यादा हैं तो क्या किया जाएगा, उन जमीनें उनसे ली जाएगी, जिनके पास जमीनें नहीं उनको जमीनें दी जाएगी। तो इस तरह की आप देखेंगे व्यवस्था करी गई। भूमि की हदबंदी अधिनियम लागू किया गया कि भाई इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये सारी नीतियां अपना के भाई जिनके जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीन देना था, और जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनसे जमीन लेना था। तो ये सारे प्रयास किए गए थे आजादी के बाद भूमि सुधार के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उद्योगों के प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, असंगठित क्षेत्र के उपयोग क्या होते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, खदानें शामिल है, जहां सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र के उद्योग वे होते हैं जहां कार्य का पंजीकरण नहीं होता, निश्चित वेतन, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। भारत में 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जहां पर मजदूरी वगैरह करते हैं लोग, ठीक है, लेबरगिरी हो गई आपकी, ठीक है, या कोई भी एक दुकान वगैरह उस पर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये सारे असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। ये पंजीकृत नहीं होते, इसमें जो श्रम कानून होता है या जो सुविधाएं होती हैं वो लोगों को नहीं दी जाती, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकरण, शहरीकरण और सेवा का क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई भारत में औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ, शहरों का काफी विकास हुआ है, जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो काफी ज्यादा आप देखते हैं विकसित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बढ़े हैं, बाद में उदारीकरण से निजीकरण और बृहस्रोतन के काम कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है, स्थायी रोजगार घटा है और असुरक्षा बढ़ी है। तो आप देखेंगे अब धीरे धीरे जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र होते थे, सरकारी जो कंपनियां वगैरह होती थी वो बंद हुई हैं, निजी क्षेत्र आप देखेंगे ज्यादा प्रभावी हुए हैं, ठीक है। और उदारीकरण भी हुआ है, वैश्वीकरण भी हुआ है, तो इससे एक देश से दूसरे देश में व्यापार वगैरह ये सब चीजें भी हुई हैं, ठीक है। हाँ ये है कि भाई वैश्वीकरण के कारण आप देखेंगे कुछ जो रोजगार वगैरह है उसमें कमी आई है, जो पहले सुरक्षा का माहौल होता था भाई काम करने में वो धीरे धीरे क्या हुआ है, घटा है, ठीक है ना। नियमित रोजगार जो है आजकल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भूमिगत खदानों में मजदूरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए भूमिगत खदानों में मजदूरों को बाढ़, आग, धसाव, गैस रिसाव, ऑक्सीजन की कमी जैसी खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन कारणों से क्षय रोग और सिलोकोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। छोटे खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता। तो ये सारी बहुत समस्याएं हैं जो खनन में जो काम करते हैं लोग उनके लिए। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को कैसे प्रभावित किया है। तो देखिए भारत में 1990 के दशक में सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जिसके तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है और निजी निवेश को अधिक अवसर दिए गए हैं, जिससे रोजगार के अवसर में कई बदलाव आए हैं। तो 1991 में जो भारत का आर्थिक सुधार था उसमें क्या किया गया भाई कि बाहर से कोई भी कंपनी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एफडीआई आ गया है, और देश के अंदर जो सरकारी कंपनियां थी बहुत सारी उनको बदलकर अब निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया गया। तो इससे आप देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण के अगर सकारात्मक प्रभाव कहें तो आर्थिक विकास हुआ है। उदारीकरण के कारण विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, नई तकनीक और पूंजी उपलब्ध हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और विकास को गति मिली। तो बहुत सारी भाई बाहरी कंपनियां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनियां लगाई हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, भारत की जीडीपी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ है, ठीक है। उद्योगों का विस्तार, दूर संचार आईटी जो हो गया आपका, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। नई भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगी हैं, ठीक है। तो भारत में भाई जो विदेशी तकनीक थी वो देश के अंदर आई है, और भारत की भी जो छोटी कंपनियां थी पहले जो भारत में काम करती थी वो धीरे धीरे डेवलप करके और बड़ी हो रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन रही हैं। रोजगार के नए अवसर, उदारीकरण से सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुई हैं। अशिक्षित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। महिलाओं और युवाओं को काम करने के भी कई सारे अवसर मिले हैं, ठीक है। तो रोजगार के नए अवसर भी आपको देखने को मिलते हैं उदारीकरण से, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, सुधारवादी व क्रांतिकारी आंदोलन में क्या अंतर है बताइए, ठीक है। तो देखिए सुधारवादी आंदोलन क्या होते हैं। सुधारवादी आंदोलन समाज में धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ये मौजूदा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार चाहते हैं, जैसे सूचना का अधिकार आंदोलन या भाषाई पुनर्गठन, ठीक है। तो सुधारवादी आंदोलन क्या कहेंगे भाई, जो सरकार चल रही है सरकार को चलने देंगे, काम करने देंगे, सरकार पर प्रेशर डालेंगे भाई कि समाज में ये परिवर्तन आने चाहिए, ठीक है। तो फिर सरकार पर धीरे धीरे दबाव डाल के वो परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत अंदर आप देखते हैं ना सूचना का जो अधिकार आंदोलन था वो धीरे धीरे क्या आया, उसने क्या किया भाई सरकार पे दबाव डाला, प्रेशर डाला, बाद में सरकार को लगा भाई ये चीज जरूरी थी तो सरकार ने इसमें बदलाव किए। तो इसे क्या कहते हैं, सुधारवादी आंदोलन, ठीक है ना, धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। वहीं जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन का समाज की मूल संरचना में आमूल चूक परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी एकदम से परिवर्तन लाना चाहते हैं और अक्सर सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं। तो ये इनका ये सोचना होता है भाई सरकार ये काम नहीं करेगी जब तक सरकार बदली ना जाए। तो रूसी बोल्विश क्रांति और भारत का नक्सली आंदोलन इसके उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं जो रूस में बोल्विश क्रांति हुई थी या भारत में आप देखते हैं नक्सली जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई तुरंत परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है।
प्रतिदानात्मक व सुधारवादी आंदोलन में अंतर बताइए। तो देखिए, प्रतिदानात्मक आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों की चेतना, आचरण और जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर सुधार पर जोर देते हैं, जैसे केरल में नारायण गुरु के नेतृत्व में सामाजिक सुधार। ठीक है, तो क्या कहते हैं, व्यक्ति के अंदर से ही बदलाव आने चाहिए, तभी समाज को बदला जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदानात्मक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जब हम सुधारवादी आंदोलन की बात करते हैं तो समाज और राजनीति की संरचनाओं में क्रमिक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो इनका मकसद होता है भाई, समाज में तभी परिवर्तन आएगा जब राजनीति में परिवर्तन आएगा, जैसे राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, समाज और राजनीतिक जो संरचना है उसको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। तो राज्यों का जो भाषाई पुनर्गठन ये था ना कि भाई कि राज्यों का जब तक भाषा का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा, तब तक समाज में, तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सुधारवादी आंदोलन। महिलाओं ने आधुनिक युग में किन किन मुद्दों को उठाया है। तो आधुनिक युग में महिला आंदोलन ने मताधिकार, शिक्षा, समान वेतन, कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए हैं। इन आंदोलनों ने महिलाओं की पहचान, सम्मान और समानता और सामाजिक राजनीतिक विमर्श केंद्र में ला दिया। ठीक है, तो पहले महिलाओं को भाई भेदभाव किया जाता था, उनको राजनीति में, समाज में दर्जा नहीं दिया जाता था, स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, काम करने नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों के लिए महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए और बाद में आप देख रहे हैं कि इन आंदोलनों ने महिलाओं को बहुत सारा सम्मान भी समाज में दिया है, तो बहुत सारे भेदभाव जो थे वो कम हुए हैं। सामाजिक आंदोलन से क्या अभिप्राय है, सामाजिक आंदोलन के लक्ष्य बताइए। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन वह सामूहिक प्रयास है जो समाज में मौजूद असमानता, अन्याय या किसी समस्या के विरोध में किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है। यानी समाज में अगर कोई समस्या है, उस समस्याओं को किस तरह से हटाया जा सकता है, समाज में किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तो ये सारे काम आप देखते हैं सामाजिक आंदोलन करते हैं। ठीक है, और ये सामूहिक तौर पर होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, पूरा समूह जो है मिलकर इन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करता है। तो सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं, तो ये सामूहिक और लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन होते हैं। तो काफी लंबा समय लगता है इस आंदोलन को अपने परिणाम तक पहुंचने में। इसमें संगठन और नेतृत्व होता है, तो इसमें भाई बहुत सारे संगठन और नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। इसका उद्देश्य जनहित में परिवर्तन करना होता है, तो ये लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य समान होते हैं, तो इस आंदोलन में जितने लोग हैं सबका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लोग आंदोलन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो समाज में जो भी समस्याएं, उस समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयास किया जाता है इसमें। इसके विरोध में कभी कभी प्रतिरोध आंदोलन भी होते हैं। तो कई बार आप देखते हैं भाई, एक आंदोलन चल रहा होता है तो उस आंदोलन के खिलाफ भी कई लोग आंदोलन कर देते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। विरोध के लिए जुलूस, नाटक, गीत आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई अलग अलग तरीके से आंदोलनों को जो है आगे बढ़ाया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, नाटक, गीत गाए जाते हैं, ताकि समाज पर इसका प्रभावी असर पड़ सके। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन के लक्षण होते हैं। महिलाओं का आंदोलन, तो 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन तेज हुए हैं। ये आंदोलन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र हैं। तो महिला आंदोलन तो राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास होते हैं। महिलाओं के प्रति जैसे हिंसा हो गई, दहेज, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई गई है। सरकारी व सामाजिक नीतियों में बदलाव की मांग की गई है कि भाई महिलाओं के लिए नीतियां बदलनी चाहिए, प्रभावी कानून बनाने चाहिए ताकि महिला का शोषण ना हो सके। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे महिला आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख महिला संगठन की बात करेंगे आप तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1971 में बनाया गया था, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1926 में। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप महिला आंदोलन देखते हैं जो चलाए गए थे, बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार समाज में दिए जा सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। धन्यवाद।